वो कहता भाई मैं तो पहली बार गया था, मैं तो इंतजार करने लगा कि रात होएगी, परी आएगी, रात होएगी, दाढ़ी वाली परी आ गई क्या? इब्लीस आ गया वहाँ। रात होएगी, 3 बजेंगे, 3 बजने के बाद परी आएगी और मेरे पैर दबाएगी, फिर मजा आएगा। आजकल देखा जा रहा है भाई, मोदी जी जो हैं इफ्तार करा रहे हैं भाई साहब। अभी हमारा पिछली बार बात हुई थी यार, इफ्तार नहीं हो रही पिछली बार मैंने बोला था, वो मोदी जी ने सुन लिया। अच्छा, थोड़ा सा अपनी साइड में करने के लिए मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं कि हम इन्हें इफ्तारी दे देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई मेरे मुंह तक गाड़ी लिकट जाएगी इसका पहले मैं नुका वो साले अपने बाप के नहीं, अपने भाई के नहीं, अपनी बहन के नहीं, अपनी माँ के नहीं, अपनी मोटी बुआ के नहीं, वो साले खड़े हो जाएंगे क्या है? खैर मोदी जी क्या कहेंगे इसमें, ये तो अपने आप में आयरॉनिकल स्टेटमेंट था, लेकिन चलो उन्होंने कहा, उनका मुझे इसका तो एक मान अधिकार ये है। लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करके रहेंगे। इन्हें पता नहीं कि यार 8 तारीख फरवरी की बीत गई है तो जीत गया चुनाव, आ चुके हो। अपना अब ये बताइए थोड़ा बहुत काउंटर करने के लिए तो उसके लिए 32 लाख क्यों दे रहे हो, भाई- 25 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो भाई क्यों? ये जो है क्यों का तो कोई जवाब नहीं हमारे पास, हम चारों के पास कोई जवाब नहीं। सही बात। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो अपनी तरफ से जानने का प्रयास कर रहे वो हैं कि क्या हो सकता है। अरे भाई दिमाग में पूरा क्या पूरा चल दिन रहा है? लगाया मैंने इस चीज में इनको, तो ये वक्फ पे सड़क पे नहीं उतरेंगे। अच्छा। हाँ, ये काउंटर हो जाएगा। और ये भी 32 लाख लोग, 25 हाँ करोड़, हाँ, बाकी नहीं, बाकियों को उम्मीद आएगी कि हमें भी मिलेगा थैला। क्या बकवास है यार। बस वहाँ पत्थर खत्म हो गया, अब वहाँ कुटीर उद्योग है, वहाँ साला बम पूरा ही- घर ध्वस्त हो बम जाता ही फेंक देते हैं। हाँ, बम तो- ही बनाते हैं वहाँ डायरेक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ ना, तो पंडित जी बोले कि आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे नक्षत्र अलाइन हो रखे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे तो आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। आर्य समाजी पुराणों की बात कर रहे हैं। जी जी जी, पुराणों में जो भाई मैंने पढ़ा है। आप मजे भी ना लूं, मजे लो। मतलब कितना सीरियस बना दूं पूरे शो को। नहीं आप इस मामले में हमारे मजे ले सकते हो। टैक्स राम मंदिर से आएगा हाँ। और बिजली फ्री का जो है मस्जिदों के मौलवी मुल्ला जो है देखिए बेचेंगे 1000 इसी से और वहां के जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि आपने सड़क पे खड़ा भी नहीं होना है। कहीं ऐसा ना समझ लिया जाए कि आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं, फिर आपके पिछवाड़े बजेगा साला हमें ले जाएंगे। तो इन्हें ऐसा नहीं है कि सारे ओबीसी है, सारे एससीज के नंबर आ जाते हैं उसमें भी। मन्नत जो मांगनी मन्नत लगती। मांगते हैं उनके आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, आते हैं उनके पढ़ने आते से हैं। ही आते हैं। ना और और वो भी हमको हिंदू और टूरिस्ट। आपको पता चल जाए कि यहाँ यार अवतार होने वाला है, क्या हम अपनी पीढ़ियों के लिए वहाँ घर नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहें यार यहाँ पे भगवान का अवतार होने वाला है, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हम उस भूमि से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। पहले जो हमारे जनरेशन में आर्चिज गैलरी साला वो गले में क्रॉस खरीद के लटका लेता है, हमें पता भी नहीं, हमें कूल लग रहा है क्रॉस, हाँ। हम वो करके मतलब चल रहा है अपना, या ब्रेसलेट लिया तो उसमें हाई जीसस या पता नहीं कुछ इस तरह का लिखा हुआ हो। उस दौर से हम उबर गए ना, हमारी ये जनरेशन भी जो है वो उबर जाएगी। 66 करोड़ हिंदू एक सिटी के अंदर पहुंचते हैं जहां पर 250 मस्जिदें हैं, जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन 25% है। एक मुसलमान के ऊपर उंगली तक हिंदू ने नहीं उठाई, क्योंकि वो अपने पवित्र स्थल के दर्शन करने जा रहा है, स्नान करने जा रहा है। ये मुसलमानों में होता है, ईसाइयों में होता है, हिंदुओं में नहीं होता। राम जी के नाम से बड़ा कॉलेज बने और उसमें जो है पूजा पाठ सिखाया जाए और 2% उसमें मुसलमानों को एडमिशन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गोवा में मेरे जैसे तोन वाले लोग को आप देखना चाहो क्या, या छरहरी कन्याएं आपने, मतलब भारत में कितना है, भारत का बॉडी टाइप कैसा है, तो भाई वैसा Pure टूरिज्म shape। क्यों होगा? साला समुद्र का खारा पानी पीने कौन जाएगा? उससे बढ़िया थोड़ा धर्म कर्म का कार्य कर लो। Yes। जितना मंदिर विवाह से पहले जितने दिन गया होऊंगा, विवाह के बाद मुझे लगता है उसका 100 गुना बार जा चुका। हाँ, नहीं, वो विवाह के बाद मंदिर की जरूरत पड़ती भी है। भगवान तुम ही बता सकते हो। मैंने कहा मेन काम तो उनका रहता है अपनी छुट्टियां तय करना, है ना, कि हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे। पोते पोतियों से कितने दिन के बाद मिल मिल पा रहे रहे हैं। हैं। परसों ही तो मिले थे, हाँ, बिल्कुल। कल न्याय देने चले आए, अब 7 दिन के लिए शिमला जाना है। राम राम भाइयों, अभी हम 4 टॉपिक लेने वाले हैं। भटके हुए युवा का ये मेरे ख्याल 36वां या 37वां एपिसोड है। 38वां होगा, 38वां होना 38वां? हाँ 37 तो हो चुका है। अच्छा, 38वां एपिसोड है और बहुत शीघ्र ही हम 50वें पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको जो मुझे याद नहीं जो है, मुझे कतई याद नहीं मैं है। अभी मोबाइल खोलूंगा। हाँ, तो एक तो हम कुणाल कामरा भाई साहब के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत गजब टॉपिक होगा।
तो सबका मजा आएगा उसमें। फिर बीजेपी इफ्तार दे रही है, उसका क्या कारण है क्या नहीं है उसके बारे में उसमें हम जानेंगे। अंकुर भाई को सबसे ज्यादा बोलने का मौका देंगे। अंकुर भाई भरे बैठे हैं अंकुर भाई को खाली किया जाएगा वहां पे। फिर अनुज चौधरी भाई साहब जो अपने संभल के सीईओ हैं, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बड़ी खतरनाक खतरनाक स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से, जिसके बारे में और जिसको सपोर्ट योगी जी भी कर रहे हैं। और चौथा हमारा मतलब स्पेशलिस्ट अजीत भारती भाई साहब का केस रहेगा, जस्टिस वर्मा के घर में धन दौलत निकल गई। तो जो भी कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुणाल कामरा से। तो अजीत भाई सबसे पहले कुणाल कामरा वाला जो मुद्दा है उसको आप डिफाइन करो, क्या है मुद्दा, उसके बाद उस पर आगे क्वेश्चंस करते हैं। कुणाल कामरा पे तो मेरा तो वही मैंने राजनीतिक रट्टू से बोला था और इससे बहुत लोगों को लगा कि नहीं मैं मिसोजिनी इसमें कहा है, को बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, रणनीति शब्द का प्रयोग किसके लिए वो तो देखो। मेरी वेश्याओं के प्रति अगाध श्रद्धा है, वो जो करती है कम से कम बता देती है कि भाई मेरे पास आओगे तुम्हें देह को भोगने का अवसर प्राप्त होगा, उसके लिए मैं तुमसे पैसे लूंगी। तो आपको क्लैरिटी होती है। कुणाल कामरा में क्लैरिटी नहीं है। वो क्या है कि वो अपनी हमबिस्तरी के किस्से जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उसके होते हैं, उसके रील्स दिखाता है अपने मतलब कॉमेडी शो में स्टेज पे, और वो बताता है कि भाई हम कॉमेडी कर रहे हैं। तो ठीक है, अब कॉमेडी पोजीशंस भी आती होंगी, आई हैव नॉट येट एनकाउंटर्ड इट, बट ठीक है, लेकिन कर वो वेश्यावृत्ति ही रहा है। अब मैं ये केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है हम फ्री स्पीच की बात कर सकते हैं, इस पे फ्री स्पीच होती है और सबको होना चाहिए, बट जब आप कॉमेडी करते हो और आप कंप्लीटली एक पॉलिटिकल कॉमेडी भी कर रहे हो ना, फिर भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पूरे स्पेक्ट्रम को उसमें देखोगे। तुम्हें बेरोजगारी का कारण मोदी लग रहा है, भाई कितने राज्यों में मोदी की सरकार है? तमिलनाडु से बेरोजगारी चली गई, कर्नाटक से बेरोजगारी चली गई, केरल में कोई बेरोजगारी नहीं है, मतलब बंगाल में कुछ नहीं है, तेलंगाना मतलब बंगाल की बात हुई है तो बंगाल में ममता बनर्जी लंदन में स्पीच दे रही थी और भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है, हकाल दिए गए हैं कतई। बिल्कुल। तो तुम ये सारा इग्नोर कर देते हो, मतलब ये ऐसा सोच के बैठता है कि यार सामने वाली जनता है और मुझे लगता है कि है भी, जो जनता उसको सुनने जाती है पैसे देके पैसे दे रही है और उसके बाद विवशता में हंसती भी है कि यार पैसे लगे यार, हंसना पड़ेगा इस पे, भोली सी सूरत का ये पैरोडी गा रहा है यार। इतने 40-35 साल पहले इस तरीके की पैरोडी चला करती थी, अब कौन करता है भाई? ये बच्चे करते थे स्कूल में। पैरोडी भी बढ़िया, पैरोडी तो उसने कन्हैया मित्तल ने उसका बढ़िया बनाया है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, सुनिएगा। सेम गाने पे उसकी राइटिंग अच्छी है। अच्छा, कुणाल कामरा से पैरोडी मैंने वो सुनी थी कि छत पे बैठा था बिश्नोई, हाँ गलती तुमसे काहे ये हो गई, और हिरण कुमारी कुछ इस पर तरीके से बनाई थी, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी। लिखने में थोड़ा बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे, यदि आपकी, मैं वरुण ग्रोवर को एज ए मतलब वैचारिक रूप से हम अलाइन नहीं है, राइट, पर लिखता तो अच्छा है यार, लिखता अच्छा है। और जब वो ऐसी तैसी डेमोक्रेसी लिखता था तभी अच्छे लिखता था। और उसका ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में वरुण ग्रोवर डिफाइन कर रहा है कि हम पॉलिटिकल कॉमेडी करने जा रहे हैं यहाँ पे और कटाक्ष करेंगे। आधा हो सकता है उसका टिल्ट रहे कि एंटी मोदी होगा, बिल्कुल, लेकिन वो केजरीवाल पे भी कर रहा है, राहुल गांधी पे भी, ममता बनर्जी की भी, ममता बनर्जी, हाँ सब पे। मतलब आप उससे डर भी रहे हो ना, तो उस डर से भी एक हास्य उत्पन्न होता है। बिल्कुल। आप खाली ये भी बोल दो और ममता जी पे तो क्या ही कहना, आम आदमी समझ जाएगा और आप सेफ ही भी, एक तरह सेफ भी हो आप। राइट। कुणाल कामरा ने वो सारा परे रख दिया और पूरा फोकस कि भाई ये ऑटो वाला साला सीएम कैसे बन गया। तो अभी मैं और ये आ रहे थे अंकुर भाई बात करते हुए, तो हम यही बात कर रहे थे, मैंने कहा कि यार कॉमेडी वो होता है कि जब हम भी रोस्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं, हमें मजा आता है लिखते हुए, हम अपने आनंद के कारण फिर उसको शब्दों में लिखते हैं। हम एग्जैजरेशन ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड कॉमेडी। हाँ, अब इसमें क्या है कि इसका एग्जैजरेशन ऑफ हेट है। हाँ, इसकी कॉमेडी घृणाजन्य है।
और हेट से कुछ भी अच्छा निकल ही नहीं सकता, सीधी सी बात। बिल्कुल। आप जिस हेट के लिए मोदी को टारगेट कर रहे हो ना, अनप्रूवन है, या जिस हेट, यार तुम किसी के जो नीचे से ऊपर उठ के आया है, डाउन, चाहे मोदी हो या एकनाथ शिंदे हो, यार ऑटो चालक था वो व्यक्ति, सीएम बन गया, दैट इज अ ब्लडी सक्सेस स्टोरी। एग्जैक्टली। और तुम जो गद्दारी की बात कर रहे हो, दैट इज उद्धव ठाकरे। भाई वो तो अपने बाप का नहीं सगा हुआ। अपने बाप के विचारों पे कहाँ नहीं, विचार तो चुनाव छोड़ो। लड़ा ना भाजपा के साथ। विचार तो यार, विचार इंटेंजिबल चीज है। तुमने अपने चुनाव में नरेंद्र मोदी के फोटो लगाए थे कि नहीं? उद्धव ठाकरे, तुम्हारे चेहरे पे कितने लोग तुम्हें वोट देंगे? तुम्हारी अपनी सीट पे मोदी जी ने प्रचार किया था कि नहीं? एग्जैक्टली। और तुम इतना ही तुम्हारा जलवा था, क्यों नहीं जीत गए तुम विधानसभा? अब जीत लो, अब जीत के दिखा देते। नहीं, लोकसभा चुनाव ठीक है, वो लोकसभा में समझ में आता है। अखिलेश यादव भी इस कंफ्यूजन में है कि हम जीते हैं, तुम भी इस कंफ्यूजन में जीते हो। उसके कुछ ही दिन बाद तो हुए विधानसभा चुनाव, जहां पे तुम एक्चुअल पॉलिटिक्स करते हो। सही बात। उसमें तुम कहां पे हो? और इन सब चीजों पे कमेंट करने की जगह जब कोई और, यार छोड़ो पॉलिटिकल तो छोड़ो, उसने जो अंबानी के बेटे को लेकर क्या, वो कौन सी कॉमेडी है यार? सही बात। अब फिर बात आती है कि इस तरह की कॉमेडी है तो क्या जो हुआ उसके बाद आफ्टर मैथ, उसका अनुमोदन करना चाहिए या नहीं? ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसके शिकार हो सकते। जो हम लोग रणवीर अलाहाबादिया वाले कह रहे थे, घटिया जोक मारा, गंदा मारा, वो जोक नहीं कहा जा सकता, बट स्टिल उसको जिस तरह से हॉन्ट किया जा रहा है, स्टेट अपने पावर का मिसयूज कर। बिल्कुल। उसी तरह यहां पर भी प्योर, अगर पुलिस को छोड़ा, कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। बिल्कुल। क्योंकि कार्यकर्ता, तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कार्यकर्ता को भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक तरह से है कि उसे क्या करना है, और वो ये जानता है। एक राहुल कनाल करके कोई व्यक्ति था जो लीड कर रहा था इसको, बोला कि मैं जानता हूं इसके लिए मुझे जेल होगी, और उसने खुद आत्मसमर्पण भी किया, उस पे धाराएं भी लगी, बोला मैं जानता हूं लेकिन मैं अपने इमोशंस को चेक नहीं कर सकता। हमारे लीडर को बोला तो हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे। भाई वो होता है ना कि महिला को अगर आप इस तरीके से करते हो तो महिला अपने इमोशंस निकालती है, या किसी को बता के, किसी को रोक के, या फिर अपनी माँ से बोल के। जब बंदे को आप ऐसा करते हो तो बंदा तीन दारू दे के 300 बंदे बुलाता है फिर वो। तो ये यही होता है। हाँ, तो एक तरह से वो है। अब इसमें पुलिस जब डिस्ट्रक्शन करने पहुंच जाती है, मुझे उससे मतलब समस्या है एक तरह से। फिर अब क्या हो जाता है इसी पे, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फिर हम देखते हैं कुणाल कामरा क्या कर रहा था, हैबिटेट का ऑनर, क्या वो बल्ला या क्या नाम है उसका, वो क्या कर रहा था? बिल्कुल भाई, तुम सेलिब्रेट कर रहे थे इसी चीज को। तुम लिख रहे थे कि अर्नब के घर पे बुलडोजर कहां फंस गया, संजय राउत सर। एक तो संजय राउत को कोई सर कैसे बोल सकता है? उसको कोई सर बोल रहा है, ही इज इक्वली एज डम। तो उसको मतलब वही होता है ना कि आप एक ही आदमी को जानते हो, जो सत्ता में किस तरह से पहुंचा या पावर के पोजीशन में, वो सबको पता है। तो उसी के निकटतम वो आपका बाप हो जाएगा, वो आपका हस्बैंड हो जाएगा, आपके माँ का बाप बन जाएगा, वो कुछ भी बन जाता है आपके लिए, वो सर्वे सर्वा है। तो कुणाल कामरा को लगा कि यार संजय राउत, उसी के साथ पॉडकास्ट भी कर लेंगे, उसी के साथ चैटिंग भी चल रहा है, जेसीबी भी रख लेंगे टेबल पे। हाँ, जेसी। और बताया जाता है जेसीबी का आइडिया उन्हीं का था जिनके ऊपर जेसीबी चल गई है। बिल्कुल उन्हीं का आइडिया था, वो बल्ला या बाला जो भी उसका नाम है, वो हैबिटेट वाले का। तो ठीक है, मुझे लगता है फेयर एंड स्क्वायर, यू इनवाइटेड इट अपॉन योरसेल्व्स, आपने सेलिब्रेट किया था, और आप फ्री स्पीच के चैंपियन नहीं हो। बिल्कुल फ्री स्पीच के चैंपियन आप नहीं हो, इसलिए यू कैन नॉट टेक द रिफ्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अंकुर भाई, इसमें फ्री स्पीच पे अब बात आई है, तो फ्री स्पीच की अगर हम बात करें, एक तो आपको अपने आप को कितनी फ्री स्पीच है वो हम सबने देखा हुआ है, और कितनी धाराएं आपके ऊपर लगी हुई हैं केवल फ्री स्पीच के नाम पे, के चक्कर में। मेरे ऊपर 6 FIR है भाई, केवल फ्री स्पीच के नाम। वहम था ना हमें कि फ्री स्पीच है। फ्री स्पीच। तो ये फ्री स्पीच की अगर हम बात करें, आप अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी बता सकते हैं, और पैरेलली फ्री स्पीच का अर्थ क्या है वो भी आप समझाओ, उसके बाद में काउंटर क्वेश्चंस उस पे लेता हूं। देखो, पहली बात तो यह है कि देखो, फ्री स्पीच जो चीज़ें ऑलरेडी न्यूज़ में थी, या फिर कह लो कि पहले के अखबारों में छपी हुई थी,
और एक आचार्य होने के नाते मुझे जो अपने समाज के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है जी। तो मेरा वो अवेयर करने का फर्ज था, तो मैंने किया, लेकिन लोगों ने उसी को गलत लेकर के मेरे ऊपर ही FIR कर दी कि भाई तुम्हें ये बताने का अधिकार नहीं है कि भाई हमारी दरगाह के खादिमों ने 200 जितने भी आंकड़ा ले लो, इतनी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया था, तो अब आप जाओ जेल। दूसरी चीज, फ्री स्पीच है क्या? भाई सच को सच कहना ही तो फ्री स्पीच है, और सत्य को सत्य कहना ये तो हमारे ना केवल हमारे जो आदि ग्रंथ रहे हैं, हमारे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति रही है, उसमें कहा भी गया है सत्यमेव जयते नान्यतम। पर नहीं, ये सत्य को सत्य कहना तो एक अलग बात हो गई। आप कुछ भी कहना ये फ्री स्पीच है, मतलब सत्य ना भी हो, लोग फिर भी सदा आप कुछ भी बकवास कर रहे हैं फ्री स्पीच के नाम पर। फ्री स्पीच तो मानता नहीं हूँ। अच्छा, देखो मैं नहीं मानता, क्योंकि जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है उसको बोलना मैं फ्री स्पीच नहीं मानता। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को गाली दे दी, किसी को नहीं, ट्रोल कर दिया। वो कर्तव्य तो है ही ना उसमें, कर्तव्य आपके भाई अपने- अब अंकुर भाई इसमें क्या है ना कि है तो सब फ्री स्पीच है का तो सब मतलब free यही speech। होता है कि एवरीथिंग इज ऑफ द ऑन द टेबल, कुछ भी मतलब छुपाने। भारत में फ्री स्पीच की अवधारणा नहीं है। फ्री स्पीच यहाँ है वही ही है, कुछ भी। इसमें नेहरू ने किया था अमेंडमेंट कि भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, और मुझे लगता है भारतीय परिवेश में वो स्वीकार्य है। बिल्कुल आई अग्री विद दैट। कुछ लोग फ्री स्पीच को एब्सोल्यूट मानना चाहते हैं, भारत में Absolute भी हो है। ही नहीं हो सकती ही भारत नहीं में। सकता। लेकिन वही है कि मतलब ह्यूमन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अमेरिका में है, अमेरिका में यह है कि आपको लीगली जो है वो ट्रबल नहीं देगा। आप कुछ भी बोल दो, जीसस पे बोलना है, काली माता बोलना है किसी पे, ये नहीं होगा। हाँ, सोसाइटल बैकलैश आपको तब भी मिलेगा। आप जीसस पे बोल के देख लो। पर नहीं, इसको दूसरे परिवेश में देखोगे, आपने फ्री स्पीच का पालन करते हुए जीसस के ऊपर बोल दिया, राम जी के ऊपर कुछ बोल दिया, तो वो आपकी फ्री स्पीच हो गई, ठीक है। लेकिन जो आपके दूसरे लोग हैं उनकी भी तो फ्री स्पीच है कि वो आपको कुछ भी बोले। हाँ, तो तो अमेरिका में उसी तरह वो काम ही करता है जी। कि तुम वो हमें तो- गरियाओगे, हम तुम्हें तुम्हें गरियाएंगे। अगर देखो भारत में क्या हुआ कि उसने लगाया मोहम्मद का स्टेटस, डीजे अली वाला कांड जो होता बैंगलोर राइट्स, और उसने बोला तुम्हारा मैसेंजर है, हमारा तो गॉड है, मतलब उसका भी बाप है। इस तरह से कृष्ण भगवान का लगाया, उसका दंगे हो गए। तो यहाँ पे फ्री स्पीच काम नहीं कर रहा है। यहाँ नहीं करती है। यहाँ भीड़ वाला बात आ गया ना। भीड़ कोई भी नुपुर शर्मा का पूरा केस देखो। मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अमेरिका जैसी फ्री स्पीच को इमेजिन करने लग जाएंगे तो हम मूर्ख हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो मान्यताएं हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, हिंदुस्तान के स्तर पर देखते हुए उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, हम तो वो सभ्यता है या थोपी गई है या जो कुछ भी कह लो, कि कोई 1400 साल पहले हिंदुस्तान की बर्बादी की बातें लिख करके गया और उनके लोगों ने आकर के इसको बर्बाद भी किया, और फिर भी हमारे कानून में, हमारे संविधान में उन सब लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित शब्द प्रयोग किए गए हैं। हम फिर भी उनको सम्मान के साथ में कुछ बोल सकते हैं। इवन अगर ये तो अभी मान के चलो कि आप 8-10 साल से कुछ लोगों ने समीक्षा भी करनी शुरू कर दी, पहले तो कोई उस पे एक वर्ड तक नहीं बोल सकता था। समीक्षा भी नहीं। हाँ, लोग जागरूक हुए, चलो स्ट्रांग हुए, कुछ सरकारें सैटेनिक वर्सेस लिखी जाती थी, पर उसके बाद क्या भाई होता क्या था वो सभी को होता था पता वो भी था। देख लो आप। अभी जाके ठीक है। चाकू मार दिया उसको, अभी, साला हाँ, 40 साल वही। बाद चाकू मार दिया उसको जाके। उसके अलावा आप देख लो ना कि कितने आर्य समाज के कितने विद्वान लोग थे जिन्होंने सिर्फ के भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर एकदम कलंकित पुस्तक लिखने वाले मुसलमानों को जवाब देने के बाद में हमारे कितने लोग मारे गए हैं। सही बात है। उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी हो गए, चमुपति शास्त्री जी हो गए, उसके पहले भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो वो होता आया है और आज भी वो चीज़ें चलती हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि सत्य को सत्य के रूप में उद्घाटित करना, बात करना, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इतना काफ़ी था। लेकिन जब फ्री स्पीच दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लग जाती है, उस समय मुझे लगता है कि उसको रोक देना चाहिए। कुणाल कामरा के मामले में भी यही सब चीज़ें हुई हैं। अगर आपका कोई अगला सवाल है तो। अच्छा, ये मैंने मैं फ्री इस स्पीच पे- के बारे इस में पे बताया। थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा। जो बहुत सारे लोग ये सुन के प्रश्न उठाएंगे कि कौन तय करेगा हाँ। समाज में क्या चलेगा, इस टाइप की चीज की। आप समाज के ठेकेदार थोड़े हो, समाज का ठेकेदार समाज होता है। हाँ, बिल्कुल। और समाज का अंग एक हम भी हैं। और हम जो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना, जो आपने बोला ना कि समाज के अपने वैल्यूज हैं, हमारा एक वैल्यू सिस्टम है। हम वो अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम तब दोगले या हिपोक्रेट होते जब हम अपने समाज में खूब गाली गलौज कर रहे होते, लेकिन दूसरा वाला कोई करता का तर्क नहीं करने देंगे। नहीं, हम अपने समाज में भी एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ स्पीच मेंटेन करते हैं।
जो सार्वजनिक जीवन की बात कर रहा हूँ। अभी इसमें ना मेरे को एक इसी चीज पे फिर आप इसको एक्सटेंड करना। नसरुद्दीन शाह आई थिंक निधि राजदान के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था और ये नुपुर शर्मा वाला केस चल रहा था उस टाइम पे। तो नसरुद्दीन शाह ने कहा कि भगवान कृष्ण वॉज द बट ऑफ जोक्स ऑल द टाइम इवन इन हिंदूज। तो अगर उनके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या ही फर्क पड़ गया। नुपुर शर्मा ने जो बोला वो एब्सोल्यूट गलत था, उसको नहीं बोलना चाहिए था। पहले ये स्टेटमेंट बोलते हुए उसने कृष्ण वाली स्टेटमेंट बोल दी, ही वाज अ बट ऑफ जोक इन अमंग्स द हिंदूज एज वेल। तो ये कितना एक्सेप्टेबल है? तो मुझे ये पता करना है नसरुद्दीन शाह की माँ कितने हिंदुओं के चक्कर में पड़ी हुई थी कि उसने, उसका सैंपल साइज क्या है नसरुद्दीन शाह का? अपने माँ के आशिकों के साथ वो बैठा करता था या बहन को बेच लिया था? नहीं, वो इतना हिंदू जुटाया कहाँ से वो उसने? अंग्रेजों के साथ सोई थी। हाँ, तो जिसके भी मेरे को साथ पता है। हाँ, जिसके भी साथ सोई और जो अंग्रेजों के साथ सो गए वो किसी के साथ सोएगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और मुझे कोई मतलब ऐसे घटिया लोगों के विरोध, मतलब वही है कि मेरा फ्री स्पीच है, मैं बोलूंगा। अब उसमें जो इसने बोला है ना भाई, नुपुर शर्मा ने तुम्हारी किताब को कोट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी में दम है तो तुम बोल दो किताब झूठ है। बिल्कुल सही बात है। और साला वो जाकिर नायक करता है कोट, सेम चीज। हाँ, तो वो सही है, वही वो है ना factual कि, है। तो एग्जैक्ट सेम चीज क्यों और दोगले होते हैं, उसका यही कारण है कि तुम बोल रहे हो कि हिंदुओं में ये एक्सेप्टेड था, कृष्ण भगवान वाज ऑल बट ऑफ जोक्स। तो वही बात तो जाकिर नायक और तुम्हारे जितने मूल्य हैं सब तो वही बात बोल रहे हैं भाई। और वो नुपुर मतलब तुम्हारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड था। तुम्हारे सोसाइटी में वो बात ही एक्सेप्टेड नहीं थे, वो कर्म भी एक्सेप्टेड और आज तक कर रहे हैं। ये साले कितने मुल्ले मौलाना लगे हुए हैं आज भी। 6 साल 9 साल की बच्चियों के साथ बिल्कुल हो रहा है, नहीं आता है फोटो, बिल्कुल हो रहा है। वो अभी मैं एक पाकिस्तान के व्यक्ति का एक वीडियो थी वो देख रहा था, वो बता रहा था कि हमें, मतलब उससे किसी ने पूछा कि भाई साहब आप तबलीगी जमात में जाते हैं? वो कहता भाई एक बार गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। हाँ, वो लड़के ने बोला है। क्यों नहीं गया? क्योंकि मार ली होगी। वही बता रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ। वो कहता कि मैं एक बार गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। क्या हुआ था कि मैं वहां पे सब लोगों के बीच में बैठा हुआ था, सारे लोग बड़े बड़े मौलाना और दाढ़ी वाले और आलिम और फाजिल और पता नहीं कौन कौन, इतने मतलब पढ़े लिखे टाइप के लग रहे थे हमको। हम वहाँ पे बैठे, फिर एक मौलाना जी, सब शांत बैठे हुए थे, इतने में ही एक मौलाना जी उठकर बोले कि यहाँ पर रात के 3 बजे एक परी उतर कर आती है और जब आप सो रहे होते हो तो वो आपके पैर दबाती है, फिर पैर दबाते दबाते आपको मजा आने लगता है, और जब वो मजा आता है पैर में ही, हाँ, फिर आपको मजा आने लगता है और आपकी जो नींद होती है वो बहुत सुकून भरी हो जाती है। वो कहता भाई मैं तो पहली बार गया था, मैं तो इंतजार करने लगा कि रात होएगी, परी आएगी, रात होएगी, दाढ़ी वाली परी आ गई क्या? इब्लीस आ गया वहाँ। रात होएगी, 3 बजेंगे, 3 बजने के बाद परी आएगी और मेरे पैर दबाएगी, फिर मजा आएगा। तो फिर जिब्राइल आ गया, फिर वो सो गया, लूसीफर ने पैर क्या साला सब दबा दिया उसका। फिर वो सो गया। सोने के बाद 3 बजे बजने के बाद वही मौलाना आए और उसके बाद कुछ और दबाने लगे। टांग तो नहीं दबी, टांगों के बीच में बहुत कुछ हो गया। कहता उसके बाद से हम तबलीगी नहीं जाते। ये जो आपने बताया ना कि 8-9 साल वाली, इसका मैंने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया, उसमें इतनी घटनाएं हैं केवल हिंदुस्तान की। तो मैंने उस पर एक चैप्टर लिखा, छोटी बच्ची हो क्या, और उसमें मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं एक एक करके, क्योंकि हमारे पास वो आंकड़ा होना चाहिए कि ये तो साला कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। जो नुपुर ने कहा है उसको आप अगर इतिहास की दृष्टि से भूल भी जाओ तो वर्तमान में ना केवल उसको कर रहे हैं, बल्कि अगर माँ बाप केस करने जाते भी हैं तो उनको वही अपना प्राचीन उदाहरण देते हैं ये लोग, क्या तब नहीं हुआ था क्या? तो इस केस को वापस ले ले, नहीं तो ये हमारी बदनामी होगी। और ये आज भी मतलब वो एफआईआर वापस लेते टाइम या उनके ऊपर दबाव बनाते टाइम माँ बाप की एक्सेप्टेंस भी है। खैर वापस आते हैं कुणाल वाले मामले पे ही, जो आप कह रहे थे फ्री स्पीच वाली बात। मैं इसमें इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। इन्होंने पिछले दिनों ये कहा था, कुणाल कामरा और ये संजय बैठे हुए थे, और एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, जिसको कि 41 दिन जेल में रह के आना पड़ा था, केतकी चिताले। हाँ, एक वो लड़की थी, एक समीर ठक्कर,
समीर ठक्कर, निखिल भामरे, हाँ, और एक एक्स नेवी ऑफिसर, इन सबको जब मारा पीटा गया था तो उस टाइम पे लोगों ने इसको भी कब बोला था कि भाई तेरा भी नंबर आएगा, तू भी तो फ्री स्पीच का नाम लेकर के सब लोगों को बहुत गंदी गंदी बातें करता है। तो इसने कहा था कि सरकार तो ले आओ पहले, मैं खुद जेल में चला जाऊंगा। अब जब जेल वाली बात आई तो ये हाँ, तो तमिलनाडु तमिलनाडु में चला गया ना, तो इसको लग रहा है तमिलनाडु जेल है। हाँ अभी खुद बता रहा है। ये स्टालिन जी और आप की ये देखो बुराई कि हो गई। उसके लोग जब जिस टाइम पे कार्यकर्ताओं ने फोन किया तो उसने पूछा कि कहाँ हो, उन्होंने कहा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? बोला तमिलनाडु में। तो उसने कहा कि तमिलनाडु में कहाँ भाई, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे हम? तो उसको ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये देखो, कह रहे हैं कि तमिलनाडु कैसे पहुंचेंगे भाई, कि कार्यकर्ता देखो वो तो तोड़ रहे हैं, उसको गाली वाली दे रहे हैं, लेकिन खुद कह रहे हैं देखो औकात के अनुसार कि तमिलनाडु कैसे पहुंचेंगे। उसके शब्दों का और ही कुछ बना दिया गया, जबकि लोग कह रहे हैं कि भाई एड्रेस दे, तमिलनाडु भी पहुंच जाएंगे, हमें एड्रेस दे, हम वहीं कूटेंगे तेरे को भाई। ये अच्छी बात है, कम से कम शिंदे ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि हमें एड्रेस दो, हम अपना पैसा खर्चा करके आएंगे। कई बार कहते हैं तू साले आ इधर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। बोला साला मुझे पिटना ही है और पैसे भी मैं ही दूँ, तुम्हें ये कौन सी बात हुई? कम से कम थोड़ा एफर्ट मारो यार। सही बात है। अभी भाई का नंबर आने दो, बहुत देर से चुप ही बैठे हैं। तो इसमें ना भाई एक पैरेलल कंगना वाला भी है। कंगना के ऊपर एक कितना हंसे थे, सारी चीजें थी। तो जो फ्री स्पीच है वो कुणाल कामरा के लिए तो है, कंगना के लिए नहीं है। ये पूरा मामला जो है ना फ्री स्पीच वाला, जो जिसको हम फ्री स्पीच कह रहे हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव है फ्री स्पीच जो है। अब वो अजीत भाई ने नेहरू का एग्जाम्पल दिया था। नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट की थी, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951-52 के आसपास कर दी थी। 1947-48 में हम आज़ाद हुए हैं, उसके बाद संविधान बना, उसके बाद जो भी हुआ है 51-52 में इलेक्शन हुए हैं। लेकिन उस बंदे ने इन 3-4 सालों में पता क्या क्यों वो फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आया? वो रीज़न था कि जो कम्युनिस्ट थे वो इस देश के अंदर न्यूज़पेपर चला रहे थे, वो इस देश के अंदर भाई जगह जगह पर रैलीज निकाल रहे थे, नेहरू का विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश से बहुत से लोग, बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उस वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी आ रहे थे हिंदुओं के रूप में। और वो किस हालत में थे? रेलवे स्टेशन पर डायरिया हो रहा था, उल्टियां कर रहे थे, उसी उल्टी में पड़े पड़े मर गए वो लोग। इतना बुरा हाल था उन लोगों का। नेहरू ने कोई सुध नहीं ली थी उन लोगों की। इस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा था। रिपोर्ट भी ना करें अब। नेहरू ने इस कारण से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई थी फ्री इस कारण से आई हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जिनको हम कह रहे हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के रूप में 1951-52 में। तो जो हम कहते हैं ना फ्री स्पीच, ये इस देश के अंदर उसी टाइम से बंद कर दी गई थी। और उसके बाद आप देख लो जितना भी फ्री स्पीच चलाया। इंदिरा जी ने तो खैर भाई आपने किशोर कुमार को बोलने से मना कर दिया, आपने लता मंगेशकर के पिताजी को गाना गाने से मना कर दिया, रेडियो में किशोर कुमार का कोई गाना नहीं चलेगा ये मना कर दिया, आपने पता नहीं कितनी कितनी फिल्में बैन कर दी, आपने कितनी बुक्स बैन कर दी, आपने हारमोनियम बैन कर दिया। हारमोनियम क्यों? और ये नेहरू को देख लो ना, नेहरू ने किसको, वो कौन था जिसने नेहरू को हिटलर बोल दिया था? कोई था एक कवि था साहिर लुधियानवी, उसको 2-3 साल जेल में पड़ा रखा है जस्ट बिकॉज नेहरू को हिटलर बोल दिया गया। तो ये फ्री स्पीच में कुणाल कामरा से लेके विवेक का भाई आधे लोग जेल में होंगे। अगर हिटलर वाली बात आई, हम सब जेल। कश्यप नहीं, हमने तो नहीं बोला खैर हिटलर, मतलब देखो हमने भी किसी ना किसी को बोल ही दिया होगा ना। नहीं, बोल दिया होगा किसी को। हमने ममता को बोल दिया होगा इन दैट वे। तो मेरा इसमें यही मानना है कि इस देश के अंदर भाई फ्री स्पीच जो है ना, वो पहले दिन से एक जोक है, नेहरू के समय से ही। और इंदिरा ने तो उसका फिर ऐसा भद्दा मजाक उड़ाया था। आज भी आप अगर आप देखते हो ना, जो ये कंगना ने फिल्म बनाई है, उसमें उसने बहुत बैलेंस तरीके से इसको रखा है, जबकि धोया जा सकता था इंदिरा को बुरी तरीके से। बिल्कुल। पर उसको छवि बनानी थी ना, उसकी छवि बनानी थी। पता नहीं क्यों जो भी है फिल्म अभी पर एक इंदिरा के लिए, मतलब आप वो फिल्म देखोगे रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। इंदिरा जी बहुत। तो अभी आप देखो ना, वो इमरजेंसी जो है 9 देशों में, मतलब 9 देशों में टॉप 5 में चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे ही है ना वो, OTT यार देखो उसने में, तो वो एक अच्छी चीज भी है कि ऐसा हुआ। मेरा उसमें ये मानना है कि ये अगर आप ये फ्री स्पीच की बैलेंस्ड चीजों की बात कर रहे हो ना, तो फिर तो भाई आप कंगना से सीख लो। कंगना पता नहीं क्या कर सकती थी इस फिल्म के साथ, और उसने मुझे लगता है कि 2-3 चीजें मिस कर दी
एक तो 2-3 चीजें पूरी इमरजेंसी मिस कर दी कंगना ने इस फिल्म में। क्या है कि वो इमरजेंसी में इसका एक साले का बहुत बड़ा योगदान था। संजय गांधी जो था ना, इसका बहुत बड़ा योगदान था। उसने उस पे ज्यादा एम्फसाइज कर दिया और इसको दिखा दिया कि इसके अंदर बदलाव आ रहा है, इसको अंदर अपने अंदर राक्षसी दिख रही है और वो सारी चीजें दिखा दी इसने। बट इमरजेंसी जिस समय लगी है और कम से कम आधी इमरजेंसी तक इंदिरा ने पूरा ड्रैकोनियन रूल किया है। बच्चे जो थे ना, ये छात्र छोटे छोटे, ये 18-18 साल के लड़के, इनको पकड़ के जेलों में बंद करके ऐसी यातनाएं दी गई हैं जो सलाह हाफिज सईद को ना दी जाए भारत में आज की डेट में, कसाब को ना दी गई हूं। ऐसी ऐसी यातनाएं, वो मर गए थे वहीं पर। जी जी। ये अपना जो जॉर्ज फर्नांडिस, बच्चों की नसबंदियां हुई है यार उस दौरान। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, वो चलो वो बात वो अच्छा था। नहीं चलिए ठीक है, वो मतलब यहाँ पर मैं कैमरे पर क्या बोलूं, बट द पॉइंट इज के द पॉइंट इज, आप समझ ही गए होंगे। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। द पॉइंट इज के जॉर्ज फर्नांडिस इतने बड़े लीडर, उनके भाई टायरों में बांध बांध कर, एक बार तो उनको रेलवे स्टेशन पे बेहोश करके फेंक दिया था, रेलवे ट्रैक के ऊपर। सोचो ये सब हुआ है इस देश के अंदर, फ्री स्पीच जिसको हम बोल रहे हैं ना आज। और क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जो सत्ता है वो छीनी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आपने चुनाव में धांधलीबाजी करी। ये सारी चीजें आपने उस फिल्म में जिस तरीके से रेखांकित की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। बाकी ठीक है, डायरेक्शन वगैरह उसमें हम नहीं जाएंगे, यहाँ फिल्म की समीक्षा नहीं हो रही, यहाँ पर फ्री स्पीच की बात हो रही है। आज कुणाल कामरा की अगर बात करें ना, तो ये बंदा अपने ही पॉडकास्ट में, जैसे अभी अंकुर भाई, अजीत भाई ने बताया कि अपने पॉडकास्ट में बैठकर बोल रहा था, उखाड़ दिया। उखाड़ दिया। मुझे तो बहुत मजा आया, रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखा मैंने, 10 बार देखा। 10 बार देखा। तो भाई अब इसको भी 10 बार देख ले। ठीक है। और क्या है ना, ये अपना भाग गया, डीएमके के राज में भाग गया, इसका होगा कुछ भी नहीं। माहिम में इसका घर है मुंबई में ही, तो उसके घर को देख ले, शिंदे वाले देख ले अपने। द पॉइंट इज के इलीगल तो निकल ही आएगा। अभी मैंने वो तो कहीं भी नहीं कमेंट। मेरा इसमें कहना यही था, अभी मैंने कल भी इस पे एक रिएक्शन दिया था, कल या परसों, उसमें मैंने स्पष्ट यही कहा था कि भाई, ऑल्दो आई रिस्पेक्ट द फ्री स्पीच, इसको पूरा अधिकार है पॉलिटिकली अपनी बात रखने का, पॉलिटिक्स पर कटाक्ष करने का, जोक करने का, सारी चीजों का अधिकार है, और इसको ये भी अधिकार है इसको सुरक्षा मिले कानूनी रूप से। लेकिन जो तूने पहले किया है ना गलत, वो जिसे कहते हैं ना कर्म का सिद्धांत, वो तेरे ऊपर फिर आ रहा है अब। तो इसको इस तरीके से मैं देखता हूँ इस पूरे मुद्दे को। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे से अब आगे बढ़ते हैं। और आजकल देखा जा रहा है भाई, मोदी जी जो हैं इफ्तार करा रहे हैं भाई साहब। अभी हमारा पिछली बार बात हुई थी यार, इफ्तार नहीं हो रही पिछली बार मैंने बोला था, वो मोदी जी ने सुन लिया। अच्छा, इसमें अब दो एंगल्स आ रहे हैं। एक तो मोदी जी ने भटके हुए युवा देख के इफ्तार शुरू कर दी, एक तो एंगल ये है। या फिर मतलब इसका दूसरा एंगल ये भी है कि वक्फ के ऊपर ये जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, और ये इस सीजन में मतलब लागू हो भी जाएगा जहां तक है कानून, तो इसके ऊपर विरोध अभी हमने देखा कि नागपुर में हुआ भी इसी चीज के। वो औरंगजेब का नहीं था, वो विरोध इसी का नहीं, औरंगजेब से पहले का ले लो, इसी चीज पे स्पष्ट विरोध किया है। जंतर मंतर वगैरह पे क्या किया इन्होंने। औरंगजेब के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में जो प्लेकार्ड्स हैं वो वक्फ वाले हैं। तो वक्फ, तो उस चीज से बचने के लिए मुसलमानों को थोड़ा सा अपनी साइड में करने के लिए मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं कि हम इन्हें इफ्तारी दे देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई मेरे मुंह तक गाड़ी लिकड़ जाएगी इससे पहले मैं नुका वो साले अपने बाप के नहीं हुई, अपने भाई के नहीं हुई, अपनी बहन के नहीं हुई, अपनी माँ के नहीं हुई, अपनी मोटी बुआ के नहीं हुए, वो सारे थारे हो जाएंगे क्या है? अपनी साइड वो तारी साइड नहीं हुआ करते, तारी पीछे आकर ले लेंगे, वो पीछे जाएगा भाई ले ले, मतलब पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। सही बात। तो वो कर सकते हैं भाई, इससे थारा कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ, तो इफ्तार का क्या लॉजिक बना, क्यों दी गई इफ्तारी जो अभी तक 10 साल से आप नहीं कर रहे हो, 11 साल से नहीं कर रहे हो, अब क्या मतलब आ गया? नहीं करते तो रहे हैं, आपने देखा नहीं है। मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी भाई साहब, बस समझे? टोपी तो नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी भाई साहब। अभी ये दिल्ली वाली अपनी जो है रेखा गुप्ता, ये कह रही हैं कि दिवाली में अली है, वो और रमजान में रमजान में तो रम है, रमजान में राम बसे और दिवाली में अली। रेखा गुप्ता जी के पास मुझे लगता है कि 10 साल से पावर में नहीं थे ना ये लोग, तो
उनका व्हाट्सएप में वो जमा हो रखा होगा। बहुत सारा चीज दिवाली में अली होता है, रमजान में राम, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है निकालो साला। गिफ्ट नहीं होता है, दिवाली में गिफ्ट आ गया तो आप सोन पापड़ी ही सोन पापड़ी निकलती है। सोन पापड़ी बांट रहे हैं आप, हाँ, या फिर रह गया ड्राई फ्रूट्स रह गए तो यार होली में चला देंगे इस टाइप का, तो वो मुझे लगता है गुजिया में भर देंगे। वही हो रहा है। और अभी क्या है ना, सबको ट्रम्प बनना है, समझे कि आप जा रहे हैं, आपको पता है गाय की समस्या है सड़क पे गाय की, लेकिन आपको रील काटनी है उसकी कि मैं दिखूं कि मैं काम कर रही हूं। हाँ, ये वाला एक अलग, वो मोदी जी ने कहा छपास, दिखास और छपास और दिखास। खैर मोदी जी क्या कहेंगे इस पे, ये तो अपने आप में आयरॉनिकल स्टेटमेंट था, लेकिन चलो उन्होंने कहा, उनका ये इसका तो मान ले। अधिकार मेरा ही है। पर नहीं, इस बात में अगर देखो, ये आप जो एक्सटेंड कर रहे हो इस बात को, ये दिल्ली में जो अभी जितना भी नया कैबिनेट बैठा है उसमें से मैक्सिमम लोग अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि हम कहीं पे भी जाके डांट रहे हैं, सबको चीख रहे हैं, सब क्या हो रहा है? सब माथे पे वो गोप्रो चिपका चल रहा है, ऐसे चिपका चलो आप पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी मोड में चल रहा है सारा कुछ वहाँ पे कि भाई ये नाली क्यों टूटी हुई है। अरे भाई बनवा दो यार, बता बात खत्म। दिल्ली 10 साल से जानती है कहा कि नाली टूटी हुई है, वो ये क्या एवरीबॉडी मतलब है? नोज अबाउट इट। आपने अधिकारियों को डांट दिया और लोगों को वीडियो दिखा दी, उससे क्या मिला? चुनाव ना प्रचार मोड अधिकारी में आपका है। हुआ। हाँ, तो चुनाव प्रचार मोड में है ये अभी लग भी। रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करके रहेंगे। इन्हें पता नहीं कि यार 8 तारीख फरवरी की बीत गई है, तो जीत गया चुनाव। आ चुके हो। अपना अब चुनाव जो behave like it। नहीं, उन्होंने कहा ना कि वो जो इन्फ्लुएंसर, एडिटर, वीडियो कैमरा वाले रखे हुए थे ना, तो उनको तो मुझे लग रहा है एडवांस में दे देता। अच्छा करें क्या, चलो यार वहां पर वहीं भाई ये काम ना मनीष सिसोदिया करा करता था। आप उससे ही सीख लो ना। जब मनीष सिसोदिया इस बात से सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप कहाँ सक्सेसफुल होगे? लोगों को इतनी बकचोदी पसंद नहीं है भाई। नहीं होती। कल जो है उन्होंने बजट सत्र पे बोलते हुए गिनाया कि कहाँ कहाँ क्या घोटाले हुए थे। तो मेरा कहना है यार ये तो हम जानते हैं कि विज्ञापन पे उन्होंने खर्च किया है पूरा। आप ये बताओ मत, आप हमें ये बताओ कि इसके ऊपर केस करोगे कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खाली केस ऐसे मत करो कि लालू बाहर घूम रहा है, सोनिया गांधी जमानत पे है, राहुल गांधी जमानत पे है। अब तो ये लोग कस्टमरी एक होता था ना कि यार ट्रेडिशनल हो गया है कि चुनाव आ रहे हैं तो 13 घंटे जो है सोनिया गांधी पूछता है। अब वो भी नहीं कर रहे हैं यार। तो अब भूल गया कि छोड़ो यार, लोग भी भूल गए होंगे कि हमने कभी केस किया था इन पे, तो इस टाइप का हो गया। खैर इफ्तार पे आते हैं। नहीं, आप बिहार का इलेक्शन आते ही राहुल जी की फाइल, वो सॉरी लालू जी की फाइल खुल गई है। इलेक्शन आते ही खुल गई है। वो तो खुलना भी चाहिए। खैर वो उसका इलेक्शन से लेना देना होना ही नहीं चाहिए। वो खुलनी चाहिए और जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। पर वो बात दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यही है कि वो जो सजा मिलनी चाहिए, जिस रूप में मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। वो बंदा बाहर घूमता है ना, जिस रूप में नहीं मिलती है। क्योंकि उसने बड़ा अच्छा झारखंड हाई कोर्ट में करवा लिया और झारखंड में सत्ता का हिस्सेदार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ये सब नहीं दिख रहा है, ना ही इनके वकीलों को दिख रहा है कि ये लाइन तो लो, ये सत्ता पक्ष का साला गठबंधन में है ये, और वहां इसको अनड्यू एडवांटेजेस मिलेंगे। इसको भेजो ना भाई यूपी के किसी उसमें, दिल्ली के जेल में, कहीं इस जगह पे क्या चाहते हैं आप? अभी बिहार सरकार ने पलट जाए। क्या चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता लालू मरे। जी। मैं चाहता हूँ लालू जीवित रहे, 10-15 वर्ष और जिए वो, और भी मतलब 1 वर्ष मैं अपने जीवन का लालू को दे दूं कि तुम जियो भाई। हाँ, पॉलिथीन लगाओ, ट्यूब लगाओ, पाइप लगाओ, ये सब लगा के जियो। तो जीवित तो उसको रहना चाहिए। तुम्हें ट्रांसप्लांट हो जाए, एक किडनी दूसरी भी हो जाए, तुम्हारी लंग्स खराब हो रहे हैं वो भी ले लो किसी का, लेकिन जियो भाई। हमें तुम्हें देखना है जीते हुए। बिल्कुल सामने में क्या हो रहा है जीते हुए। खैर अभी बिहार सरकार ने उस पे किया है 950 करोड़ की रिकवरी का केस कि घोटाला किया, खाली वो ये पैसा हमें वापस करो। एक्चुअल में सरकारों को यही करना चाहिए। एग्जैक्टली। हालांकि इन्होंने किया है, होगा कुछ नहीं, लेकिन केस यही होना चाहिए कि अगर प्रूव हो गया है तो ये पैसा तो करो, वापस पैसा नहीं दोगे तुम्हारे एसेट्स जो बेचे जाएंगे, नीलाम करो। ये आपका, आप इसमें देखो ना, जब ये एक्ट भी है, ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो रिकवरी उसी से होगी। जैसे ये दंगा यूपी में होता है, दंगा होता है, वो हर जगह है, लॉ ये हर जगह ही है।
दंगा आपने किया, दंगा करने के बाद आपने बस फूंक दी, तो वो बस का पैसा कौन देगा? जिसने बस फूकी उनको चिन्हित किया जाएगा और उस बस का पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल। और यूपी में जब ये सीए के टाइम पे दंगे हुए थे, वो किया गया था। वो साला डंडा जो था ना, पुलिस ने जिन डंडों से तोड़ा उन्हें, उसका वो पैसा डंडा लिया। टूटा अगर तो उसका पैसा भी जोड़ा गया। हाँ, जोड़ा है। तो वो पैसा उनसे रिकवर हुआ। जी। तो ये लालू क्यों स्कॉट फ्री घूम रहा है भाई इस मामले से? 900 करोड़ जाना। और इस तरीके से तो फिर जो है ना दूसरे लोग मुक्त हस्त होते हैं। हाँ। यार 100 करोड़ का करो, 2-1 करोड़ रुपए हमारे केस में लगेंगे, जेल जाएंगे, बेल पे वापस आ जाएंगे, तो 98 बच रहे हैं। और क्या? और कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है सिर्फ उसको गाओ मत, उसको रिकवर करो भाई। एग्जैक्टली वो करना चाहिए। वो सारे लोग दिल्ली में ही हैं, उनसे रिकवर करो, अधिकारियों से करो, मंत्रियों से करो, इन सब से करो। खैर वापस इफ्तार पे आते हैं। तो इफ्तार से पहले मोदी जी का सौगाते मोदी पे आते हैं ना यार। इफ्तार तो बाद में हुआ है, इफ्तार तो चलता रहता। सौगाते मोदी इन्होंने दिया, वो भी इफ्तार के रूप में ही तो जा रहा है। इफ्तार के रूप में नहीं गया वो। इफ्तार नहीं, वो ईद के ईदी है, मोदी जी की ईदी है वो। रमजान के महीने में ईदी। ओके हाँ, मोदी जी ने बहुत खुशियां ईडी भेज दी है अभी तक। ईडी के बाद ईदी। अब क्या हुआ कि इन्होंने पता नहीं, पहले तो आइडिया किसका है, मुझे उसका नाम जानना है कि यार ये सौगाते मोदी लिखा जाएगा इस पे, ये आइडिया किसका था भाई, ये मुझे फोटो जानना लगा है। उसके बाद ये नंबर कहाँ से आया 32 लाख? भाई उसने वो क्या नाम है, एक ने बोला, एक मुसलमान नेता था, बोला कि भाई 25 करोड़ मान लो मुसलमान है, और उसने बोला, मुसलमान नेता ने 25 करोड़ बोला, जबकि 14 करोड़ ऑफिशियल फिगर। तो उसको क्लैरिटी है, हमें आपको नहीं है, उनको तो समझे? तो सही बात है भाई। वो बोला कि इसमें 90% जो है गरीब ही है, तो मोदी जी 32 लाख को देने से क्या होगा? अब वही है कि भाजपा को वोट नहीं देना है लेकिन लाइन में लगना है। सब बुरका उरका पहन पूरा लाइन में लगे हुए हैं। एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया। ये क्या है, 2 घंटे बिठा के मोदी मोदी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमको। और आज ही वीडियो वायरल हो रहा है ये वाला। 2-3 वीडियो आया है भाई, हर जगह। बिहार से 5-7 जगह से आया है, यूपी से कुछ जगह पे आया कि 2 घंटे बिठा के मोदी मोदी, मतलब सोचो भीख लेने गए हैं लोग। और उसमें भी उनको समस्या है 2 घंटे मोदी जी का नाम, भाई पर्पस ही वही था कि मोदी जी का नाम वहां पे लिया जा सके। मोदी जी का झोले फोटो है यार, फोटो है, बताओ। आप सोचिए, मैं और पुलकित वही बात कर रहे थे कल कि सर हमें मान लीजिए कि मिले सौगाते ओवैसी दिवाली में या होली में, गुजिया का पैकेट आया, साला झोला में ओवैसी का ऐसे करके फोटो, नीचे लिखा हो 15 मिनट। हम तो 15 मिनट में गुजिया तैयार। हम साला उसको रखेंगे वहां पे और जिप खोलेंगे और मूत देंगे उसके ऊपर। और यहाँ पे मोदी जी को लग रहा है, या उनकी टीम को जो भी ये करवा रहा है कि अरे गजब, मतलब मास्टर स्ट्रोक ही हो गया है। पन्नी पे भी खाली झोले पे मोदी जी नहीं, पन्नी पे भी मोदी जी हैं। मुझे लग रहा है लुंगी पे जो स्टिकर होगा उस पे भी मोदी जी होंगे। हाँ, जो यहाँ आएगा सारे हर जगह जो है वो मोदी 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 कर रहे हैं। तो अब भोग रहे हैं अपना, बढ़िया है, बहुत अच्छा चला इनका, बहुत बढ़िया गया। पर मेरे को समझ में नहीं आया अंकुर भाई, इससे मिलेगा क्या, होगा क्या, चाहते क्या हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना ये प्लान तब दिया होगा जब उसको खुद घोटाला करना होगा, और वो इसके अंडर में कहीं ना कुछ पैसा कमा लेगा। वो देखो, मोदी जी को पता है, इन सब को पता है ये, और ये बिहार में हुआ है। हमारे इधर तो कहीं हमने सुना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं है, पूरे भारत का प्लान 32 लाख लोगों को दिया है। तो मुझे लगता है कि देखो 32 लाख में जो है ना, ये फिर सारे के सारे वे लोग होंगे, क्या बोलते हैं उनको, पसमानदा 85-80% तो वैसे ही तो कुछ को दे दिया होगा। वो 25 करोड़ में से 18-20 करोड़ तो कम से कम इतना होगा। तो 25 करोड़ में से 32 लाख क्या परसेंटेज बनी? 1%, है ना? 1% के थोड़ा सा ऊपर नीचे मान लो। और भाई इनको जो वोट मिलता है अभी तक वो 6% मिला केंद्र में, अब नेक्स्ट टाइम 1% पे आ जाएंगे, वो 5% पे चला जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे हिंदू भी जाएंगे। तो मोदी जी 240 में संतुष्ट नहीं है, मोदी जी को और थोड़ा सा नीचाना है। इसमें किसी ने बढ़िया बोला, बढ़िया नहीं, किसी ने मतलब बढ़िया बोला है, एक्सप्लेन किया है। ये तो मुसलमानों के लिए था ही नहीं। किसके लिए था? ये उन हिंदुओं के लिए है जो भाजपा को एक हार्ड लाइनर पार्टी की तरह देखता है। तो भोसड़ी वालों वैसे लोग भी मोदी को वोट नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते, ना देंगे कभी। सही बात है। मुसलमान एक बार को दे देगा, लेकिन इस तरह के जो हिंदू है ना, सेक्युलर हिंदू तो कभी नहीं देगा। वो नहीं देगा, सेक्युलर वो नहीं देगा। भाई सेक्युलर हिंदू अपने आप को हिंदू बोलने में शर्माता है।
तो वो नहीं देता है। अगर उसको अपीज करने के लिए मुसलमानों को दिया जा रहा है, भाई मतलब ऐसे हसीन मुंगेरी लाल के सपने देखते कैसे हैं ये मेरे को लोग? समझ मुझे ये समझ में वही नहीं आता। 19 से 25 आ गया है, 6 साल से ये सबको पहले से डबल राशन देते आ रहे हैं, जो प्रति महीने मिलता है और जो इनके हर एक बच्चे के लिए मिलता है, उस पे इन्होंने वोट नहीं दिया। तो आपके इस लुंगी पे क्या वोट देते हैं? इन्होंने आपको उस पे जो मकान बने उस पे वोट नहीं उस दिया, पे वोट नहीं दिया है। एक पूरा गांव बिजनेस इनको मिला है, एक गाँव था, लोन मिला है, 545 मकान या ऐसे उसमें मिले, सारे मुसलमानों के थे और वहां से वोट नहीं मिला था 3 या 1 वोट या पता नहीं, एक भी वोट नहीं मिला। एक भी वोट, शून्य वोट एक भी वोट नहीं था वहां से। तो इस पे कौन सा वोट दे रहे? बल्कि इससे हिंदुओं का वोट जरूर खराब हो जाएगा। हाँ, आप डिस्कस कर रहे हैं, हमें प्रीडोमिनेंटली देखने वाला समुदाय कौन है, और हमारा डिस्कशन जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये पीएमओ देखे भाई, तो हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। आपने नवरात्रि जब नहीं हमें ना देखे, हम लोग को तो सपा वाले पैसा देते हैं। आप नीचे कमेंट जाके पढ़ो ना, आप कमेंट्स पढ़ो, इस तरह का सोच जो हमने किए हैं उसके कमेंट जाके आप पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, सब गरियार है, सब कमेंट इस समय बदल चुके हैं लोगों के। हाँ, लोग इवन दोनों चीजों पे गरियारे हैं आज की डेट में, जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है उस पर भी, उस पे आप सब और इवन जो आपकी जो गवर्नेंस, अभी कुछ समय पहले तक ऐसा था, आज साला वंदे भारत आ रही है, कल ये आ रहा है, कल पुल आ रहा है, इस टाइप से रोज तीसरे दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता था। देखने को मिलती आज की डेट में वो इवेंट्स बहुत कम हो गए हैं, मैं पर्सनली उनसे बहुत खुश था। आज की डेट में वो चीजें भी कम देखने को मिल रही हैं। तो सारा सारा पैसा जा तो रहा है ना सौगाते मोदी में। हाँ, विकास होगा तो कहाँ होगा? नहीं, वो पार्टी फंड से जा रहा है, उसका उससे कोई लेना देना। अच्छा, पार्टी फंड से जा रहा है। सरकार का पैसा नहीं है वो। अच्छा। सरकार का रहता देते। जी। सरकार का पैसा ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? पार्टी फंड से जा रहा है। आज मैं गाली इतनी अकल तो उनमें भी है कि सरकार के पैसे का इस टाइप से वो ना करें। मोदी जी का इस तरीके से नाम का प्रयोग करना ना, वो ठीक सा नहीं है यार। भाई वो पॉलिटिक्स वाला जो एंगल है ना, मैं तो ऑनेस्टली समझ नहीं पाया हूँ आज तक कि इनको क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर कुछ दिख रहा है और वो उसका ये है कि भाई ये 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में इसका कुछ तोड़ निकाल लेंगे जो हमें नहीं पता चल रहा है, हम थोड़ा सूक्ष्मकालिक होकर देख रहे हैं, तो अलग बात है। पर आज की डेट में मुझे एक फायदा, एक साला वो महाराष्ट्र में था, वो कोई बूथ था, उसमें पता नहीं 1500 वोट थे, उनमें से 2 वोट तुम्हें साले मिले नहीं भाई। इसी पे कितना वो हो गया था जब अजीत पवार ने कहा कि हमारे मुसलमान वर्ग टच करने वालों को हम देख लेंगे। भाई उसी पे बहुत आउटरीच हो गया था। अब यार आपके अलायंस पार्टनर है, वो बोल रहा है, आप एक्शन लेने वाले आप हो। आपका अलायंस पार्टनर बोल रहा है कि मुसलमानों को टच करने वालों को हम देख लेंगे, वो भी टोपी पहन के मुल्ला वाली। बिल्कुल। तो मतलब आप 60 गांठ तो ढंग से कर लो ना भाई। और वो भी छोड़ो, फिर आपने ये वाली योजना लिया है, फिर उसके बाद ये सौगाते मोदी चल रही है। इधर से औरंगजेब को बाप बनाए बैठे हैं, आप सौगाते मोदी दे रहे हो जी। फिर समझ में नहीं आ रहा यार मेरे को तो। औरंगजेब वाला मुद्दा जब इतना हाइप चल रहा था तो सौगाते मोदी देने की क्या जरूरत? उस टाइम पे जरूरत तो नहीं थी कम से कम। हाँ सही बात है। नहीं तो और 11 साल से नहीं दिया, तो पहले से वो प्लान करके बैठे होंगे। नहीं करे तो करें, लेकिन उसको कर देते। नहीं मतलब मैं भाई तेरे से ये जानना चाह रहा हूँ, एक तरफ औरंगजेब वाला मुद्दा चल रहा है, उसी की आड़ में वक्फ चल रहा है, और इधर से अभी ये देखने को मिल रहा है कि इस सेशन के अंत तक, जहां तक है ये जेपीसी ने क्लियर कर ही दिया है, तो इस सेशन के अंत तक होपफुली वक्फ वाला अमेंडमेंट्स आ भी जाएंगे, लागू भी हो जाएगा। तो क्या इसको थोड़ा बहुत काउंटर करने के लिए, तो उसके लिए 32 लाख क्यों दे रहे हो, 25 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो भाई? क्यों ये जो है क्यों का तो कोई जवाब नहीं हमारे पास, हम चारों के पास कोई जवाब नहीं। सही बात। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो अपनी तरफ से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अरे भाई पूरा दिन लगाया मैंने इस चीज में। हाँ, कि समझ आ जाए क्या है, क्यों कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक है, कहां से हाँ, वो मास्टर स्ट्रोक वादी बैठे हैं ना ट्विटर पे कई। एक ने ट्वीट कर रखा था कि यही जो तू बता रहा है, एक ने ट्वीट कर रखा था कि ये जो है वक्फ को काउंटर करने के लिए है, कि भाई ये एक थैला मिल जाएगा इनको, तो ये वक्फ पे सड़क पे नहीं उतरेंगे। अच्छा। हाँ, ये काउंटर हो जाएगा। और ये भी 32 लाख लोग, 25 करोड़। बाकी नहीं, बाकियों को उम्मीद आएगी कि हमें भी मिलेगा थैला। तो ये भाई मैं भी एक बार को सोच में पड़ गया, उनका साला एक लुंगी से, एक थैले से ये साला रुक जाएगा क्या? ये जो अब्दुल सड़क पे उतरने की सोच के बैठा है, जो छत पे पत्थर टांग के बैठा है, बल्कि अब तो नई लुंगी पहन के उतरेगा। तो मैं वही कह रहा था कि जो लोग
गाने बजा रहे हैं अहमदनगर में, अहमदनगर ही था ना महाराष्ट्र के अंदर, कि भाई बाप तो बाप ही रहेगा, औरंगजेब का फोटो दिखाते हुए कि तुम्हारा बाप है ये, हम लोगों को ही बोल रहा था ना कि तुम्हारा बाप है ये, बाप तो बाप रहेगा। जो हमारा क्यों होगा? जो मैं वही कह रहा हूँ, ये भाई तुम्हारी मम्मियाँ गई थी, हाँ सही बात है, हमारी मम्मियाँ नहीं गई, हम लोग साला हिंदू हैं। वो भी महाराष्ट्र के अंदर हरियाणी में गाना बजाता हुआ ये बात बोली जा रही थी, बाप तो बाप रहेगा। और ये किस उसमें बोला जा रहा था कि छत्रपति शिवाजी का कुछ वो निकाला था, एक रैली निकाली थी जिसमें वो अफजल गुरु को चीर रहे थे। अफजल गुरु नहीं, अफजल खान को चीरा जा रहा था बीच में से। वो एक बड़ा ही आइकॉनिक दृश्य है। हाँ, मजा आ जाता उसे देखकर। बगनखा वाला ना। हाँ वो बगनखा। तो उसके बाद ये इन्होंने सालों ने रैली निकाली, सेम रैलीज टीपू के लिए निकल रही हैं। भाई अगर आप इन लोगों के लिए रैलीज निकाल रहे हो ना, तो आप ये मानकर चल लीजिए कि ये जितने लोग इन रैलीज में जा रहे हैं वो औरंगजेब से कम नहीं है। और अगर आप इनको एक सोच रहे हो कि लुंगी में मान जाएंगे, तो आपने जो भाई तुम अपनी भाण ब्याज दो तब भी नहीं मानने। सही बात है। इतिहास में इन लोगों ने जिस तरीके से ये भैया ये जिसे कहते हैं ना, ये साले वलीउल्लाह के पढ़ाए लोग हैं, ये नहीं मानने वाले, ये नहीं मान कुछ। देखो मैं ऐसा अब वो बिल्कुल ब्लैंकेट वो नहीं करूंगा, एक ऐसा होगा ये नहीं है, पर हाँ बट आप चिन्हित कैसे करोगे भैया? आप generalize चिन्हित कर कैसे कर सकते हो? आप ये कैसे कर सकते हो ये है ये नहीं है ये है? भाई भीड़ दिख रही है आपको, पत्थर हाथ में लेकर भीड़ दिख रही है, मस्जिदों से इतनी सी चीज से, मदरसों से साले पत्थर फेंके जा रहे हैं। वो पत्थर के हवा में अपने आप लटके पड़े थे जो उठा के ऐसे पेड़। हर हिंदू त्योहार पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, क्यों कैसे? छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे बल्कि बिहार के मदरसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिहार के घर ज्यादा अच्छे लगते हैं। वहाँ पत्थर वत्थर खत्म हो गया, अब वहाँ कुटीर उद्योग है, वहाँ साला पूरा घर ध्वस्त हो ही फेंक देते हैं, बम ही बनाते हैं वहाँ डायरेक्ट। तो ये बहुत एक छोटी सी, अब पता नहीं भाई ने क्या पॉलिटिक्स दिख रही है। खैर मैं इस चीज के पक्ष में हूं कि अगर 85-15 हो जाए, 85 वर्सेस 15, 80 वर्सेस 20, अगर इस टाइप का हो जाए बहुत बढ़िया है। पर हो तो सही भाई, दिखता नहीं है हमें उसका 1% भी रिजल्ट दिखता नहीं है। वोट में ही दिखता है बस। वोट में भी क्या दिखता है? वोट में इन द सेंस जब चुनाव वोट मांग रहे होते हैं तो तब कर देते हैं 80-20 नहीं, अदरवाइज तो नहीं 80-20 का 80-20 भी मैं हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूं पसमंदा नॉन पसमंदा। अगर आप वो 80-15 85-15 इस टाइप से कुछ कर देते हो, दिस वर्सेस दिस, ग्रेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो होने की संभावना कहीं इतनी सी तो नजर आए, हमें तो दिखती नहीं कहीं। कौन पसमानदा ब्रेन वॉश है? करते हैं, बहुत तगड़ा ब्रेन वॉश करते हैं मुसलमानों में। मतलब पसमानदा, कितने पसमानदा आ गए फ्रंट पे भाई? एक भी नहीं आया। वो एक लड़का दिखता था, कहने को एक शहजाद भाई अपने आप को पसमानदा कहते हैं। एक कोई वो फयाज करके, हाँ फयाज वही है, वो बंदा है। तीसरा साला खोजे नहीं मिल रहा, वही तो यार। वो पसमंदा भी जा तो उन्हीं मस्जिदों में रहा है जो आलिम फाजिल और मौलाना बोल रहे हैं, सुन तो उसी की। और वो सारे के सारे जो हैं वो सैयद हैं, वो ये साले बड़े उसमें आ जाते हैं तुर्क। मतलब फयाज या जो भी है शहजाद भाई, इनके कहने से मुसलमान वोट दे देगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर शहजाद कांग्रेस में होते और तब ये बात बोल रहे होते तो मुसलमान एक घड़ी को सुन रहा होगा। लेकिन शहजाद अगर बीजेपी में हैं और फिर ये बात बोल रहे हैं तो वो ये बात कह के रफा दफा हो जाते हैं, अरे तो बीजेपी वाले, बिल्कुल, अरे तो बीजेपी वाले, सरकारी मुसलमान। ये मुझे लगता है ये काम जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ 85-15 80-20 वाला जो ये मामला मैं बता रहा हूँ, पसमंदा नॉन पसंदा वाला, ये इनका काम नहीं है। बीजेपी अपना हिंदुत्व पार्टी, ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना उनको करना चाहिए, वो इनको पटाते हुए घर वापसी करवाना। और ये इनका जो हिंदू का 40% वोट है ना, वो 35 और 30 हो जाएगा, राइट। और 80-20 और 35-30 होते ही इनकी गेम खत्म है इनका। वो एक कुछ 80-85 भाई तुम दिल्ली इलेक्शन देख लो, नॉन मुस्लिम सीट्स जितनी भी जहां पर हिंदू डोमिनेट करता है ना, वहां पर 5 या 6% का अंतर है वोट शेयर में दोनों। साला वो 8 सीटों पर इन्होंने बराबर कर दिया। अगर टोटल वोट शेयर देखें तो दोनों में आधे % का डिफरेंस है, आम आदमी पार्टी और इसमें। लेकिन हिंदू डोमिनेंट सीट पे भाजपा 6% सीट वोट लेके आगे बैठी हुई है, और वो बैलेंस आउट कहां होता है? मुस्लिम वो भी 8 सीटों पर, सिर्फ 8 सीटों। सोच के देखिए इस चीज को। वही ये पूरा रन रेट एक चीज जो नहीं देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा भी लोअर कास्ट है ना,
उसको मुसलमान ही सबसे ज्यादा सताता है। सही बात है। जहां पे भी इस तरह की संरचना होती है, एक गांव हिंदू एक मुसलमान, बॉर्डर एरिया में या उस गांव में जो निचली जाति के होते हैं ना, आप SC/ST एक्ट सबसे ज्यादा किस पे लगता है देख लो, मुसलमानों भी लगता है। क्यों लगता है? इसका मतलब है मुसलमान सता रहा है उन लोगों को। बिल्कुल, कोई भी एक्ट उन पे ज्यादा लग रहा है। नहीं, एक तो वो है, इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि वो लोग उनको हिंदुओं से अधिक हिंदू तो संभल गया कि भाई हमको पचड़े में नहीं पड़ना है। मुसलमान जानता है कि भाई लॉ क्या होती है भाई, वो अपना जो है वो अपना चला रहा है इस तरह से। तो आपका जो पसमानदा है हिंदुओं में, उसको वो तो जब तुमसे बनाया नहीं आपको जा रहा है। देखेगा कि साला ये तो हमको जो गरियाते हैं उसके साथ है, भाजपा उसको ईदी दे रहे, हमें क्या दिया, हमें तो सौगातें नवरात्रि नहीं मिली ना। तो आदमी फिर क्या करेगा? आज ये की नहीं तारीख सोच में- रहे हैं कि इसका बैकलैश या रिवर्स में। सही बात है। और क्या क्या है, इसको नुकसान आप उनका होने वाला पसमानदा नहीं कर पाए, जबकि मुसलमानों ने आपका जो कर दलित दिया सब चीज। हाँ, जो दलित है ना, एक तो आप तो कह रहे हैं कि प्रताड़ना तो होती है, साथ ही साथ जो ये आजकल नई अवधारणाएं, नई थ्योरीज जो बन रही हैं, उनके अभी उसमें भाई- चलते हुए मैक्सिमम दलितों को इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम वी आर नॉट हिंदूज। हाँ। उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया है। दलित तो छोड़ो, दलित हैज बीन डन, वो पॉलिटिक्स चल रहा है और इट इज थ्राइविंग। तुम्हारा राणा सांगा वाला क्या केस चल रहा है भाई? अब उसमें देख लो आप। है तुम्हारा यादव कौन सा दलित है? उसमें क्या चल रहा है? तुम्हारा भूमियार वर्सेस ब्राह्मण में क्या चल रहा है? चला दिया। पर यहाँ पे ये ना भी चल गया। सब चल गुज्जर रहा वर्सेस है। भूमिहार राजपूत- ब्राह्मण भी- अरे गुज्जर वर्सेस राजपूत चल रहा है, सब चल जाट रहा है। वर्सेस गुज्जर चल रहा है, यहाँ डेली पे चलता ना, है। यहाँ पे मैं राजपूतों की एक बात को बहुत अच्छी बात लगी मुझे। वो उन्होंने ना कभी भी यादव करके बात नहीं करी। उन्होंने सपाई बोला। उन्होंने जब भी बोला सपाई बोला। तो यादव करके अगर बात करते तो संपूर्ण यादव समाज पे वो बात आती। नहीं, जब वो एक्चुअली बोलने वाला यादव है भी नहीं, वो दलित है। बट यार ये जो जिसने बोला वो दलित है। ये जो पॉलिटिक्स थी ना, ये जो लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे उस समय ये बहुत पीक कर गई थी। और वो हमारी फिर धीरे धीरे थे ना, हाँ, मुल्ले हैंडल्स और चला वो रहे थे आज राजपूत की डेट में इंडिया। ज्यादातर गायब मिलते हैं। अभी 2-3 दिन से वो फिर से एक्टिव हुआ है साला राजपूत क्योंकि और उनको इतनी मुल्ला। गाली पड़ी है ना, तो उसको अब बोलना है कि नहीं बाबर के विरोध में वो लिखने आ गया, क्योंकि उसको अपना बचाना है ना। वो हैंडल में इतना वो ट्रैक्शन मिल गया, उसको 2-4 पैसा भी आ जा रहा होगा। नहीं तो इनकी पॉलिटिक्स तो यही है कि जो हिंदू है उसको कास्ट में डिवाइड करो, उनको इकट्ठा करो। वो वो हो भी पॉलिटिक्स तो रहा वो है। सब वो हो भी रहा है। सफलतापूर्वक हो रहा है। हम पे वो संभल नहीं रहे हैं और हम मुसलमानों के पीछे भाग और रहे हैं। जब ये भाजपा लाइन पकड़ने लगती है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या था एग्जैक्टली उसी का तो काउंटर था ना भाई। बिल्कुल। एक पर वो ये तो कहाँ सेफ गया? है, क्या अब था? कहाँ गया वो? अब वो बटेंगे तो चला बटेंगे। गया। अब सौगाते मोदी चल रहा है भाई। आप मुसलमान चेहरे कि ये पसमानदा है, ये वो है, उन चेहरों को तो बढ़ा रहे हो। भाजपा में मुझे एक अच्छा सा दलित चेहरा बता दो कोई भी, जो दलितों में से अकेला निकलता हो। है ना, दिलीप प्रकाश मंडल। पासवान भाई वो पूरा उसमें नहीं है। मैं वही दिलीप बोल मंडल रहा हूँ। भूल गए यार। मंडल नहीं, जी- श्रीवास्तव है। मंडल जी को 12,000 व्यूज मिल रहे हैं उनके एक ट्वीट पे, Oh my और 300 रीट्वीट नहीं हो पा रहा है उनका। वो कभी मिलियंस में खेला करते थे। अब जो है ना, अब बोले यही तो मास्टर स्ट्रोक सैलरी तो आ ही रही उसके है। सबसे बड़े विचारक को उठा लो और उसको जो है एकदम शिथिल कर दो। हाँ, मंडल कायस्थ है। कुंद कर दो, जो भी है। मंडल कायस्थ है। एक्चुअली उसने मंडल नाम जायसवाल सरनेम लगा है। रखा है। अच्छा। ओ उस तरह नहीं तो वो एक्चुअली तो कायस्थ है। अच्छा। ओबीसी टाइप या ओबीसी में भी नहीं तो आता है। कायस्थ ने तो कभी ली नहीं ना ये। उनको दे रहे थे, ओबीसी में डाल रहे थे, पर उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। Which is a very लेकिन वो good thing दलित ना। नहीं है। कायस्थ बेसिकली जो थे, जिनको ऐसा बोला जाता है ना, रिकॉर्ड कीपर्स ऑफ ड्यूरिंग द राजशाही जब चला करती थी, मोनार्की जब चला करती थी, तो रिकॉर्ड कीपर्स हुआ करते थे। ये एक बहुत तगड़ा मामला चल रहा है। मैंने इवन अपने आसपास के लोगों में देखा कि भाई एक नारा लगा इधर दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में, ब्राह्मणों को नरसंहार, ब्राह्मण ऐसा कुछ, ब्राह्मणों का लहू होगा, कुछ भी जो ब्राह्मणों को तो तो जेएनयू में तो हमेशा से लिखा ही तो जाता था ये। जेएनयू था, ये पता नहीं कोई सोनीपत की कोई यूनिवर्सिटी, पता नहीं किसी में तो था। उसके बाद मैंने वो एक ग्रुप में शेयर कर दिया। तो अच्छा दोस्त है मेरा, वो उससे राजपूत कम्युनिटी से आता है। उसका जवाब आया, तो क्या हुआ, तुम्हारे परशुराम ने भी तो राजपूतों का संहार, क्षत्रियों का संहार किया था, नरसंहार किया था। कहा भाई अगर तूने, मैंने उसको फिर बताई पूरी कहानी। मैंने कहा यार क्या बात कर, क्या बकवास कर रहा है भाई, सही बात है। किस तरीके की बकवास है ये?
तो पूरी कहानी बताई किस तरीके से हाय हाय वंश था, किस तरीके से क्या था क्या। मैंने कहा साला ये दिमाग में घुसा कैसे मेरे को ये। अब दूसरी चीज क्या है, इस सेम कहानी आप प्रभु राम के बारे में फिर कोई फैला दे कि भगवान राम ने ब्राह्मणों के एक वंश का पूरा नाश कर दिया। एग्जैक्टली सेम ही चीज तो हुई ना। भगवान कहाँ लगाते हैं फिर, तुम्हारे राम ने। हाँ तुम्हारे राजपूत राम ने, राइट, राजपूत राम हो जाते हैं। सोच के देखिए इस चीज को यार कि मतलब आइकॉन्स की, आप आइकॉन्स को भी जातियों में इस तरीके से हम डिवाइड अगर कर देंगे ना, फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट उसके बाद। तो मैं ये कह रहा था कि मैं तो उनके गांव में गया हुआ हूँ, मैंने वहां पे देखा है, इनका बड़ा अच्छा प्रभाव है। पूरा मतलब जितना भी क्षेत्र आपने बताया कि पूरा का पूरा जो है अहीर वाला क्षेत्र है, वहां ना तो इतना बड़ा कोई मंदिर था, ना वहां इस तरीके का कोई पुजारी रहा है। जो मंदिर भी है वहां पे स्वामी रामदेव बचपन से अपने भजन गाते थे, जो कि उन्होंने खुद की अपनी जीवनी में खुद ही बैठ के बातें लिखवाई भी हैं ये बचपन से। और इनके गांव का एक और बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, इनके गांव में स्टार्टिंग से ही आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा है। भजनोपदेशक दूर दूर से आते थे। स्वामी रामदेव को बचपन से ही ये चीज थी, जब सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने बचपन में पढ़ी कि मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पे चलना है, और नाटक में दिखा दिया कि वो काफी बड़े हो चुके हैं, तब उनके साथ में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें नहीं थी कहीं पे भी नाटक में दिखाने के लिए वो, क्योंकि सीरियल्स में वैसा चल भी रहा था उन दिनों। एक सीरियल्स में होता है ना कि महिला के प्रति महिला को एक जल्लाद दिखाया जाता है, सास हो, ननद हो, या एक विधवा कोई घर की वो होती है बेटी। उस टाइम पे ये चल रहा था कि पुजारियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को कुछ इस तरीके का दैत्य दिखाया जा रहा था कि वो मतलब छोटी कास्ट के लोगों के साथ में ऐसा करते ही थे। वो एक सीरियल आया था कोई वो दलित लड़की के ऊपर आ गया था, फिर एक भीमा करके एक सीरियल आ गया था, भीमराव अम्बेडकर एक नाटक आ गया था। आजकल वो इतने गोरे मस्त बढ़िया, हाँ मतलब ब्यूटीफाई करके लगा रखे हैं। तो वो ना एक टाइम था, बाद में बल्कि उसकी इतनी भदपीटी सीरियल की, वो बीच में छोड़कर भागना पड़ा। और एक मजेदार बात बताऊं कि उसका प्रोडक्शन हाउस अजय देवगन था, अजय देवगन वाला जो वो है प्रोडक्शन हाउस, वो छोड़कर भागना पड़ा था उसको। तो ये तो ब्राह्मणों के खिलाफ तो कोई भी है भाई, वो तो मतलब ढिंडोरा बना लिया। रामदेव जी ने इसका विरोध किया था कि नहीं किया था, मुझे विरोध के बाद में ही वो बंद हुआ है। अच्छा। तो ये जो मतलब हम तो रामदेव जी का सीरियल है तो भाई देखेंगे, इस टाइप की बात थी, उसमें दिख रहा है ये। मैं कहा यार ये क्या है, साला फिर देखना बंद कर दिया। ऊपर से क्या है ना, वो अपने ही क्षेत्र की बात है तो हमें पता है भाई वहां पर कैसा, महेंद्रगढ़ में क्या होता है, रेवाड़ी में क्या होता है, वो पूरा एरिया आप गुड़गांव से लगा लो, गुड़गांव से यादव डोमिनेंस शुरू हो जाता है यार। आप इधर जाके देख लो, कोई 6-6.25 फुट से कम के यादव नहीं मिलते। और भाई मंदिर बनाते भी हैं, मंदिर का निर्माण भी करते हैं। अगला टॉपिक था भाई साहब हमारा, ये जो अनुज चौधरी जी हैं, संभल वाले सीईओ, वो अलग फॉर्म में है और उनको पूरा सपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर से भी आ रहा है। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी नई कि भाई अगर आपको सेवैया खिलानी है, ईद में सेवैया खिलानी है तो आपको होली की गुंजिया भी खानी होगी। और ये बात जो है ना, ये एक पुलिस अधिकारी के रूप में बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस जो है ना अपने आप को सेक्युलर दिखाने का बहुत भरसक प्रयास करती है। नहीं, वो कोशिश उनकी ये रहती है भाई हम अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी और अगली सरकार आए मेरे ऊपर कुछ कुठाराघात हो, कुछ कार्रवाई हो। तो मतलब वहां पे डोमिनेंस में दो ही पार्टी हैं, यूपी में डोमिनेंस में दो पार्टी है, एक भाजपा, दूसरी सपा अगर आ जाएगी तो पूरी टीम, ओनली नहीं केवल अनुज जी की बात नहीं है, पूरी की पूरी टीम, आप कमिश्नर से लेकर और सीओ तक, इवन जो वहां के एसपी हैं, जो वहां के सब इंस्पेक्टर हैं, वहां तक का। मतलब मैं होली मिलनोत्सव पर जब संभल गया था तो मैंने सारे वहां देखा बड़े अच्छे तरीके से। वहां मतलब जैसे ना कलयुग की उद्घोषणा जब होती है तो कहा यह गया था कि सब ग्रह नक्षत्र ना एक अलाइन होंगे और एक अलाइन होकर के ऐसा सौरमंडल तैयार होगा, इस तरीके की वो ऊर्जा तैयार होगी कि संभल पे पड़ेगी वो। अच्छा। और यहां से फिर वो जो है ना अवतार का पुनः फिर उद्घाटित होगा। तो जब मैं जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कल्की जी का जो मंदिर बनाया हुआ है, जब मैं वहां गया तो उनके पुजारी जी ने यही बात कही और वो एक बात बोले कि पता है अभी क्या हो रहा है कि जो कमिश्नर है वहां से लेकर के जो डीएम, एसडीएम, एडीएम, फिर वहां से आप जाओ जो एसपी से लेकर के जाओ फिर यहाँ सीओ, फिर वहां से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तक, बोले कि हम सबका जो सिस्टम देखते हैं ना एक अलाइन है। अगर एक ने ये कह देना कि ये काम होना है
तो सब इंस्पेक्टर तक ये कह रहा है। नहीं तो आप ये चीज अन्य जिलों में क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि ये जितने मैंने आपको पद बताए हैं, इनकी हमेशा ठनी रहती है, हमेशा इनमें फाइट होती है, और इनमें हमेशा अपने अपने मान सम्मान को लेकर के फाइट होती है। हाँ, मेरी प्रमोशन ड्यू हो गई, ये क्यों वो प्रमोट हो गया? और नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया? आप समाज के अंदर ये करना चाहते, वो करना चाहते। आंजनेय जी इस टाइम पर कमिश्नर हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता, जबकि कमिश्नर सबसे टॉप पे होता है। बात। आंजनेय जी कौन है? जिन्होंने आजम खान को अंततोगत्वा जेल भिजवाया था। वो उनका फिर संभल की कमिश्नरी उनको मिली, वे वहां पे हैं। फिर डीएम साहब पे आओ आप, पेंसिया जी, फिर जो वहां की एसडीएम है, फिर वहां के जो एडीएम साहब हैं, फिर आप एसपी पे जाओ जो बिश्नोई जी हैं, और फिर सीओ साहब पे आओ जो हमारे चौधरी साहब मुजफ्फरनगर के। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ ना, तो पंडित जी बोले कि आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे नक्षत्र अलाइन हो रखे हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि सारे नक्षत्र अलाइन हो रखे हैं, क्योंकि 1000 साल पुरानी जो 10वीं शताब्दी की मूर्ति मैंने आपको वो दिखाई भी थी, हाँ। वो जो मिली है वहां से, वो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कह लो या पुराणों के आधार पर एक बड़ा रहस्योद्घाटन है। मतलब ये एक आने वाले भविष्य का, ये मेरे तो आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। आर्य समाजी पुराणों की बात कर रहे हैं। जी जी जी, पुराणों में जो भाई मैंने पढ़ा है, उन्होंने जो मुझे दिया, तो उन्होंने उसके आधार पे, और वो इस सिर्फ पुराण के, आर्य समाज पुराण के इस हिस्से के कभी खिलाफ नहीं रहा है। हाँ यार, मैं तो मजे भी ना लूं, मजे लो। मतलब कितना सीरियस बना दूं पूरे शो को। नहीं, आप इस मामले में हमारे मजे ले सकते हो। इसके बारे में देखो, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण मजेदार चीज ये है, सिखों के 10वें गुरु ने कल की अवतार के विषय में अपने उसमें जो आपका जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, यस, उसमें लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि 10वां अवतार इस प्रकार से आएंगे, वो ऐसे होंगे, उनका पूरा का पूरा स्वरूप उसमें लिखा हुआ है। तो जब मैंने डीएम साहब ने मुझे वो पुराण दिए और मैंने वो पढ़े, मतलब मैं खुद यार, मतलब अंदर से इतना अचंभित, और मतलब वो लोमहर्षक लगता है जब आपको ये पता लगता है गुरु नानक साहब ने राम मंदिर का जिक्र किया हुआ है, उसके सामने तालाब था इत्यादि। तो जब आप केस लड़ रहे होते हैं ना, वो लोमहर्षक होती हैं सब चीजें। तो भाई ये वो तो हमारा इतिहास रहा है। ये तो गुरु नानक जी जो थे, वो तो राम जी के छोटे पुत्र थे, उनके वंशावली से निकल के आते हैं। और जो इनके गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो उनके बड़े पुत्र की वंशावली से आते हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह ने अपनी पुस्तक जो विचित्र नाटक, उसमें लिखा हुआ, उसमें जो अमृतसर की आधिकारिक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें भी ये चीज मेंशन की गई। हाँ, तो क्षत्रिय थे वो, भाई क्षत्रिय थे वो। अभ्रंश होते होते फिर छत्री बना, खत्री बना, तो वो खत्री बन गया, और उसी वंशावली से में रहे हैं। तो संभल के अंदर जो इस टाइम पे अलाइनमेंट चल रहा है, और बाद में तो अभी तो मैंने आज रायबरेली का देखा, उसमें क्या हो रखा था, मस्जिद ने कनेक्शन ले रखा है और कटिया मार मार के मुसलमानों को समय बांट रखा है। वो तो और उसमें 1000 रुपए महीना सबसे ले भी रहा था। तो अल्लाह की देन है बिजली, तो पैसा तो मस्जिद पे आना चाहिए। जम आपको लिख देना है जी, मीटर पे जा। हाँ, बस जम लिख दे दो, बिजली का बिल आधा हो जाए, 80% कम हो जाता है, आधा हो जाता है। हाँ, आधा हो गया, तो 1000 रुपए ही आपको। राम मंदिर देखो अभी तक जजिया दे रहा है, 400 करोड़ दिया। और मस्जिद है, मस्जिद क्या है ना, पावर स्टेशन है, क्योंकि अल्लाह का नूर बरस रहा है उसी के ऊपर सीधा। नूर क्या है? नूर बिजली है। अब नूर से ही तो बिजली बनी, और नूर से ही बिजली बन के वो तारों में गई। गई। तो भाई थोड़ा सा तार में से लेकर के जिनका अल्लाह है उनको बांट दिया गया। तो समझ नहीं, संभल में भी पावर स्टेशन इसी तरह बने हुए थे ना। हाँ, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग हो गया ना सिस्टम। अब हुआ ना, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में यही सिस्टम है मस्जिद। हाँ, नहीं, हर जगह है, लेकिन जगह पे यही है, टैक्स राम मंदिर से आएगा। और बिजली फ्री का जो है मस्जिदों के मौलवी मुल्ला जो है बेचेंगे 1000 रुपया। इसी से ही तो पता लगता है कि जो इब्लीस था, जो शैतान था, जब उसको जलाया गया तो उससे इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस हुई थी कि उसको बाद में लोगों ने अपने पावर स्टेशंस में कैद कर लिया, फिर वहां से तारों के द्वारा भेजा गया। तो क्योंकि काफिर लोग हैं तो काफिरों को तो जजिया देना पड़ेगा अगर वो बिजली फूकेंगे। लेकिन क्योंकि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो अल्लाह के द्वारा प्रस्तुत था, तो मुसलमानों का उसमें फ्री का अधिकार है। मैं कहना ये चाह रहा था कि रायबरेली में जो छापा पड़ा है वो संभल की ही तर्ज पे पड़ा है। और अभी उन्होंने कह दिया आज जुमा है, उन्होंने कहा अंतिम जुमा है, अगर सड़क पे कोई मिलता है तो अपने हर्जे खर्जे का जिम्मेदार वो स्वयं होगा। और वहां के जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं
कि आपने सड़क पे खड़ा भी नहीं होना है। कहीं ऐसा ना समझ लिया जाए कि आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं, फिर आपके पिछवाड़े बजेगा साला हमें ले जाएंगे। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था कि उठा लिया था संभल के मस्जिद के चीफ को उठा लिया, उसके बेटे को उठा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, एक जफर अली नाम का एडवोकेट है, उसने उस पर बहुत फेक न्यूज चला दिया, बहुत फेक मामले उठा दिए। अब जफर को उठा लिया। अब जफर अली को उठाने के बाद में लेकिन वहां पे क्या हुआ कि इन लोगों ने एक लॉबिंग तैयार कर ली और बार काउंसिल के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हम इसका बंद करते हैं। अब उसमें अफसोसनाक बात यह है कि जिस संभल में दशकों तक हिंदू भी प्रताड़ित रहे हैं, बार काउंसिल में हिंदू भी हैं और वो भी उस धरने में बैठे हुए हैं। धंधे की बात है भाई, धंधे की बात। तो वो जो मैं बोल रहा था ना कि 80-20 हिंदुओं में तो पहले कर लो, वो तो यहाँ तो कर लो, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीजें इस भाई देखो प्रशासन का भय है, डर है, ठीक है। वो जो हिंदू है ना बार काउंसिल वाला, वो अभी भी कश्मीर वाले मोड में है। 50 साल से अरे जफर भाई क्या सेवैयां भेजी थी, वो इसी में है। जफर भाई 50वें साल में जो गालिब सालिब सुनेगा ना, तुम्हारी बेटी उठा के ले जाएगा। बिल्कुल जफर भाई सेवई, तुम ऐसे चलो सेवई तो अच्छी थी, बेटी तो ले जाओ। ये इनके साथ, इन अंधों के साथ यही होने वाला है। इनको समझ में नहीं आ रही कितना ही बचाने की कोशिश भाई देखो, ये तो इस तिर पे आता हूँ मैं, इस मुद्दे पे इतिहास भी आ जाएगा उसमें फिर वो वाला। आप एग्जाम्पल्स उठा के देख लो, 1920 के एग्जाम्पल उठा लो, तब भी इसी तरीके से मारकाट मचाई थी, तब भी आपकी सेवई धरी की धरी रह गई। फिर 1947 का गदर उठा के देख लो, तब 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे उठा के देख लो, तब भी आपकी सेवई ऐसी धरी की धरी रह गई थी। 47 में गदर उठा के देख लो, ये सेवई ऐसी धरी की धरी रह गई थी। उसके आगे सैकड़ों दंगे हुए हैं, उसमें भी सेवई ऐसी ही धरी रह जाती है। हिंदुओं के उसमें पाइप लगा के ऊपर से छोड़ी जाती है। हाँ, तो इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद भी आपको जब समझ में नहीं आता है कि ये आपके साथ रिपीट होगा, तो कौन से समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आपके पास वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसकी वजह से आपका ये विचार बन पाए। हमें क्यों समझ में आता है कि हमने वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लिया, उसको ग्रहण किया है, उसके बाद ये विचार बन गए हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। हिंदू के अंदर क्या है ना, पहले तो वो अपना कमाने खाने में लगा हुआ, विच इज ग्रेट। ठीक है, वो उसमें वो अच्छी चीज है। ठीक है, आपको दोनों चीजें साथ लेकर चलनी है। पर जहां तक ये इतिहास की बात है, तो इतिहास में इतने एग्जाम्पल्स हैं ना, ये हम 1920 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन तो उससे पहले से और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ ये बात, ये 1920 का समय वो समय है जब गांधी जी ने हिंदुओं को नपुंसक बनाना एक प्रकार से शुरू कर दिया था। नपुंसकता के का पूरा घुट्टी जो थी ना, वो पिलाई जा रही थी। 2 बूंद खोज के दिया जा रहा था जी। हिंदू समाज ये समझ नहीं पाया, मुसलमान समाज आज तक समझ रहा है। हाँ, नहीं ले वो उन्होंने एक तरफा जो ये मोपला वगैरह किया, एक तरफा हुआ ना सारा। वो आप बोल दोगे दंगे हुए, नहीं भैया दंगे नहीं थे, सीधा नरसंहार, सीधा जेनोसाइड, सीधा नरसंहार किया गया था। कोई जवाब नहीं दिया। गांधी फिर भी लगा रहा, गांधी ने फिर भी इनका साथ दिया। मोपला के बाद गांधी ने कुछ नहीं लिखा। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसने लिखा कि कोई बात नहीं, यहां पर अगर मुसलमानों ने वो जीत दर्ज कर भी ली है, हिंदुओं को मार भी दिया है, तो हिंदुओं को अपनी लाशें खुद उनके सामने बिछा देनी चाहिए। तो ये गांधी लिख रहा है वहां पे मोपला के बाद। और एक बार नहीं हुए ये बातें, ये बात तक 1940-45 के दशक में भी ये सारी चीजें, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद उस समय दांत दबा लो, अपने जीभ को दांत के नीचे दबा के औरतें मर जाएं, ये सारी चीजें जी। तो प्रॉपर मैं ये बहुत समझ के सोच के बोल रहा हूँ कि आपके अंदर नपुंसकता जिसे कहते हैं ना, अदरवाइज हमारे अंदर ऐसा नहीं था कि जो छात्र भाव जो था वो हमने रेजिलियंस पैदा किया है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई कौम, ऐसी कोई देश नहीं बचा जो या तो ये क्रूसेड्स में या फिर अंग्रेजों जो क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम से बच गया हो। और हमने तो गोवा बचा लिया भाई। गोवा में तो आपने क्या क्रूसेड में, तो हमने गोवा बचा लिया। तो हमने रेजिलियंस प्रोड्यूस किया था। उस पूरे रेजिलियंस को, उस पूरे छात्र भाव को एक व्यक्ति ने पूरा नपुंसकता में बदल दिया। आप मेरे को ये बता दो, जो ये मुगल पीरियड करते हो, मुगल एम्पायर, ये मुगल एम्पायर, वो कौन सा मुगल था जिसने पूरे भारत पे
अपना कब्जा कर लिया कब्जा था। करके बैठा हुआ। दिल्ली, ये दिल्ली के शासक थे, सल्तनत, बस बस दिल्ली की दिल्ली सल्तनत सल्तनत, थी। yes। ये औरंगजेब आगरा में था ना, इसका लेना देना जो था, तो औरंगजेब को आगरा से 50 किलोमीटर दूर ले जाके कूटा था इन्होंने। Yes। तो कहाँ तुम बेकार की बात कर रहे हो? अपने अपनी राजधानी से 50 किलोमीटर आगे तक तो तुम्हारी चलती नहीं थी, तुम पूरे भारत की बात करते हो। हाँ। और अकबर आज अब बाप बाप कर रहे हो उसे। अकबर के जो हड्डियां थी ना, बाहर निकाल के जला दी थी। वीर तेजा जी ने जला दी थी हाँ, सारी में। तो ये सारी हवाबाजियां जो है ना हमारे यहाँ पर, सल्तनत और उनके काहे की टाइम में- सल्तनत? अबे दिल्ली जीत रखा था तुमने, बकवास तुम इतनी करते हो कि 800 साल राज, वो साला वो बोल रहा था ट्रेन में मेरे साथ, साला साट के आया पंचर, बोलता 800 साल राज किया हमने। तो साले शक्ल देखना। बहादुर शाह जफर की पड़पोती कहीं ब्याही हुई है, वो कह रही है कि पंचर बनाते हैं हम। भाई इनसे ना सुनो, औरंगजेब के लोंडे का नाम पूछ लो, इन्हें साले का उसका लोंडे का नाम नहीं पता। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हमने 800 साल राज कराया। गधी के तो बच्चड़। भाई हाँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हम शुरू कर देते हैं ये खिलाफत से पहले से हो रहा सही है, बात है। और खिलाफत के बाद से हिंदुओं के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में नपुंसकता भरी गई है। और वो नपुंसकता कुछ मात्रा में, एटलीस्ट इतना तो मैं मानता हूं कि आज की डेट में लोग इतने अवगत थोड़ी बहुत मात्रा में हो गए हैं कि ये सोशल मीडिया के द्वारा या जैसे भी, कि उन्हें थोड़ा बहुत ये इंफॉर्मेशन पता चल रही है। पहले ये बिल्कुल नहीं था। अब क्वेश्चन बेसिकली, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। क्वेश्चन था कि हिंदुओं को कैसे समझ में आएगा भाई वो सिर्फ जब और ये अभी कहानी जो बता रहे थे, उस कहानी में हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा। वो बार काउंसलिंग वाले जो बैठे हुए हाँ, वहाँ पे राइट, धरने पे। पक्ष में बैठे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी से समझ आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका दृष्टिकोण कहां तक जा रहा है। क्या आप अपने जिंदगी को देख रहे हो? देश का जीवन जो होता है किसी भी देश का, वो हजारों साल का होता है। मानव के जीवन से बहुत राइट, बड़ा एक होता इंसान है। का जीवन 70-80 साल तक का है। देश का जीवन या फिर आपकी संस्कृति का जीवन जो है हजारों साल का होता है। तो आपको फिर वही उसी तरीके से अवलोकन करना पड़ेगा कि अगले 1000 साल में हमारा, अभी एक बंदा था वो अब सुधर गया है, नाम नहीं लूंगा, सुधर गया है वो, ठीक है। वो इसके सुरेश चौहान के साथ बैठा हुआ था एक इंटरव्यू में। तो सुरेश चौहान के से उसने पूछा कि भाई ये आप जो ये मुसलमान करते रहते हो, क्या मुसलमान क्या खतरा है? मुसलमान को 250 साल लगेंगे हिंदुओं के बराबर आने में, ठीक है। तो सुरेश चौहान के ने कहा कि तो 250 साल बाद हिंदू माइनॉरिटी हो जाना चाहिए। हाँ, सही बात इस देश की आयु सिर्फ 250 साल रखी है आपने। तो इतना वैलिड पॉइंट है कि भाई आपको ये प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने देश को। कितने साल तक आप जीवित देखना चाहते हो इस संस्कृति के रूप में? उधराओ कुछ नहीं है। कुंभ में भी उसने जो किया था वो किया था। और आचार्य प्रशांत की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, किसी और की बात हो रही है। आचार्य प्रशांत वो सुधरा ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो आज भी नहीं सुधरा है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य प्रशांत ने ये बात बोली है, पर बोली होगी, बट मैं अच्छा, आचार्य प्रशांत ने तो अभी बोली है। एक और लड़का है अपना जो राजस्थान का लड़का है। ये जो इनकी सुधरने वाला क्वेश्चन है ना, इसी में एक और मैं चीज जोड़ दूं। अभी क्या हुआ ना, संभल में नेजा मेला लगता था, मंगलवार को वहां पे झंडा गड़ना था। तो डीएम ने कह दिया, वहां के सारे प्रशासन ने कह दिया कि इस व्यक्ति का आज के बाद यहाँ मेला नहीं लगेगा। कारण ये है कि ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हाँ, रही बिल्कुल है, सही किया। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का कोई वो नहीं होगा जिसने मंदिर तोड़ने के लिए प्रयास किए हुए हों। जी, मैं इसी क्वेश्चन पे आ यही रहा था चीज, वैसे। हाँ, यही चीज बाद में फिर योगी जी ने भी एएनआई के अपने इंटरव्यू में ये बात दोहराई थी। अच्छा, इसमें आप ये देखो कि भारत के आक्रांताओं का इस तरीके से उर्स लगना, और उसमें भी हिंदू जाते हैं। हाँ। तो मैंने उसके बाद में एक महिला का इंटरव्यू देखा, तो वो कह रही है कि नेजा मेले पर मेरे बेटे ने एक मन्नत मांगी थी और वो पूरी हो गई। अब आप मुझे बताओ कि अत्याचारियों का इस तरीके के जो मतलब लोग रहे हैं जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, ब्राह्मणों को मारा, लड़कियों को जो है उनको उठा करके लेके गए, अपने हरम में डाल दिया, मूर्तियों को खंडित करके मस्जिदों की उसमें नींव में और जिन्ने पर डाल दिया, उसकी सीढ़ियों में दबा दिया। हिंदुओं को इतिहास बोध ही नहीं है, कुछ नहीं पता, शत्रु बोध ही नहीं है साला। नहीं है। और उसी संभल की रहने वाली महिला थी वो, संभवतः वो कह रही है कि हमारे तो मन्नत पूरी होगी थी। तुम मन्नतवाद में अटके हुए हो, तुम्हें धर्म से कोई मतलब भाई नहीं है। अजमेर कौन जा रहा है? मतलब नहीं है। मेरे को बताओ ना, मन्नत होती क्या है? अगर आप किसी भी चीज साला को साफ लिखा हुआ है, कर्म प्रधान जगत रचि राखा। सिंपल सी बात है। नहीं, आप जब अपने ग्रंथ नहीं पढ़ने,
भाई वो तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हाँ। या मैंने गीता जी में लिखा हुआ है। हाँ, कर्मण्यवाधिकार है ना। सिंपल सी नहीं बात। पढ़ना है भाई, उसे नहीं पढ़ना है। मन्नत जो मैंने मन से मांग लिया है वो पूरा होना, अब वो कहीं से पूरा हो सकता है भाई, उसके लिए तुम मजार भाई जाओ। आप मेरे को ये बताओ, अगर आपने मन्नत उस चीज की मांगी है जो आप दिल से चाहते हो कि ये हो, हाँ। अब दिल से जो चीज आप चाहते हो उसके लिए आप प्रयासरत होते वो हो। घर बैठे नहीं आएगी, भाई प्रयास आप- तो फिर भी आप- करोगे। आप प्रयासरत होते हो ना हाँ, उस चीज के लिए। मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि ये हो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा IIT क्लियर हो जाए, घर बैठे हो जाएगा। तो ऐसे मन्नत मांगने से क्लियर हो नहीं नहीं जाएगा। होगा। आप भाई प्रयासरत होगे उसके लिए, जब प्रयासरत होगे तो अपने आप हो ही जाएगी चीज। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है सही बच्चे बात है को। भाई। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर कट ऑफ तक नंबर लेकर के आए हो तभी तो पास होगे। उससे पहले मान लो कि कट ऑफ लगे 90 पे और आप क्या है 56%, तो क्या साला मन्नत जोड़ देगी उसमें, मेरे मन्नत के मार्क्स जोड़ दो। जुड़ती नहीं है। रिजर्वेशन हो सकती है। अम्बेडकर जी से आप मन्नत मांग लो, 56 पे हो जाए, 56 का 36 पे हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ओबीसी से सारे एससी के नंबर आ जाते हैं उसमें भी। मन्नत जो वहां भी नहीं मन्नत लगती। मांगते हैं उनके आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, आते हैं उनके, पढ़ने आते से हैं। ही आते हैं। ना तो संभल में जो अनुज चौधरी ने जो बोला, अब क्या करे भाई साहब बताइए। बोलना पड़ता है। हाँ, हाँ, ठीक तो है। अनुज चौधरी ने जो बोला वहां पे, हाँ। जिस तरीके की स्टेटमेंट दी, आपको क्या लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर को इस तरीके की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को कि नहीं यार थोड़ा सा संविधान गर्वित- के अनुरूप चलना ये चाहिए? सारा या- लोड हिंदू ऑफिसर के ऊपर क्यों आता है? हमारी आशाएं जो है ना लोक व्यवहार की और ये सब की, वो खाली हिंदुओं पे ही फोकस्ड होती है। संभल में अनुज चौधरी जो कह रहा है ना, उससे पहले यदि कोई दूसरे मजहब का होता वो कर चुका होता। सही बात। उससे और ब्रूट यार, किसी ने तो पूरा संभल ढका है ना। सही बात है। संभल को जो वहां 59 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, उसको तोड़ा नहीं। ये बात आप लोगों ने गौर किया जी जी जी। कि मुसलमान हर जगह क्या करता है? मुसलमान तोड़ देता है। आधा तोड़ता है ताकि तुमको विजिबल रहे। यस, याद मूर्ति दिलाया पूरा जाता है। नष्ट नहीं करता। Yes, yes. नाक उसका तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, गला काट देगा। गला काट देगा कि तुम्हें ये खंडित भंजित मूर्तियां तुम्हें दिखती रहे। यस। लेकिन संभल गायब कर दिया गया। क्योंकि जो बात अभी हम सब कह रहे थे ना कि हिंदू अपना ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, मुसलमान हिंदुओं का ग्रंथ पढ़ रहा है। बिल्कुल। हमें और आपको हो सकता है भगवान कल्कि के अवतार होने पे विश्वास ना हो कि 1,32,000 साल बाद जो है अवतार होगा। मुसलमानों को विश्वास है। हाँ इसलिए वो हर वह कार्य कर रहे हैं जी। जो उन्होंने पहले नहीं किया। पहले उनको यदि भयाक्रांत करना है या दिखाना है तो वो पहले अलग तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। तोड़ दिया, टोपा लगा दिया। यहाँ पे है कि संभल में कुछ है ही नहीं। समतल कर दिया। समतल भी नहीं किया, छुपा दिया। पूरी ढक दी, छुपा दी। हाँ तो ये हमारे और आपके ऊपर अब आ जाता है कि ये लड़ाई हम, क्योंकि कलयुग में कल की अवतार अभी नहीं होगा। 1,00,000 वर्ष अभी है उसमें, मतलब हिंदुओं का जो टाइम पीरियड, टाइम लाइन चलता है उसमें अभी कलयुग का आरंभ हुआ है। हम कलयुग में मुश्किल से 10,000 साल में भी नहीं है अभी। जी जी जी। तो ये बहुत लंबा कालखंड आगे बीतेगा। तब हमारे सामने यह अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो श्रेय जो है वो पेंसिया जी को मिले, अनुज चौधरी को मिले, बिश्नोई जी को मिले, या कमिश्नर जी को साहब मिले। जो है आंजनेय जी हैं, या योगी जी को मिले, यस। या हम लोगों को श्रेय मिले कि हम इस बात पे बात कर रहे हैं और हिंदू जग रहा है और वो खोद करके कि हमें अपना मंदिर चाहिए। यस अगली जनरेशन क्या करेगी वो अगली पीढ़ी जाने। यस। हम कम से कम यदि हम संभल निवासी नहीं हैं तो उस पर चर्चा करके, और यदि हम संभल निवासी हैं तो उस मॉब के सामने खड़े होके, और यदि हम अधिकारी होने के पोजीशन में हैं तो हम अपने पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर। यस। ये ऐसा इसको आपको मतलब केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं देखना पड़ेगा। और ये वही चूरन जो मैं बोलता हूँ, ये हिंदुओं को ही फकाया जाता है कि तुम्हारा धर्म अलग है। मुसलमान तो दाढ़ी लगा के आ रहा है। बिल्कुल। मुसलमान तो आ रहा है और वो संभल का ही कि कहीं का था या कोई पुलिस ऑफिसर था, वो अपना बढ़िया वो सुरमा लगा के अब जा रहा है मस्जिद में, पूरा पीछे में गाना वाना डाल के रील बन रही है उसकी कि भाई रोजा चल रहा है। तो हिंदुओं पे मतलब उसके सामने अपने भविष्य को बनाने का, बचाने का उसके कंधों पे भार है। बिल्कुल। और वो यह यदि नहीं करेगा तो ही इज फेलिंग इन हिज ड्यूटी एज ए ह्यूमन, एज ए हिंदू एंड एज ए पुलिस ऑफिसर। ऑल्सो अगर हम इसमें योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं ना, तो
अगर जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी तीर्थ निकाले जा रहे हैं, कूप निकाले जा रहे हैं, वो उस एरिया को घेर रहे हैं जहां पर मुस्लिम पक्ष अधिक रह रहा है, 80% जहां पर मुस्लिम पक्ष है। अब मान लीजिए अगर उन तीर्थों पर, उन छोटे छोटे तीर्थों पर, उन कूपों पर सारे हिंदू विजिट करना शुरू करता है, तो एक सिचुएशन बनती है जिसमें मुस्लिम एरिया हिंदू तीर्थयात्रियों से घिर जाता है। हाँ, और ये एक मैं इस चीज को पॉजिटिवली देखता हूं कि ये एट टाइम्स, मतलब ज्यादातर होता नहीं है, बट एट टाइम्स पलायन का कारण बन सकता है कि भाई लो अपना बेचो, निकलो यहाँ से, और इस टाइप से समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस यदि ओवरफ्लो ऑफ टूरिस्ट रहेगा और वो भी हमको हिंदू और टूरिस्ट, आपको पता चल जाए कि यहाँ यार अवतार होने वाला है, क्या हम अपनी पीढ़ियों के लिए वहाँ घर नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहें यार यहाँ पे भगवान का अवतार होने वाला है, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हम उस भूमि से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। बिल्कुल ऊपर से लोग बनारस में क्यों घर बनाना चाहते सही हैं? बात है, सही बात मोक्ष है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष चाहिए सबको। लोग भाई मृत्यु के लिए, मरने के लिए बनारस पहुंच जाते हैं, अंतिम दिन वहां पर तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो तीर्थ का एक, हमने अभी थोड़ी देर पहले जब ये रिकॉर्डिंग पता नहीं हुई थी कि नहीं, उस समय हम यही बात कर रहे थे कि अयोध्या, काशी और ये सारे के सारे टूरिज्म का इतना बड़ा बूम आ चुका है ना यहाँ पर। आप देखेंगे करीब 20-20, 50-50, 70-70 हजार लोग जो हैं वो गंगा आरती देख रहे हैं। अदरवाइज 700,000 मिलना मुश्किल होता था एक समय पर। सही बात है। ये बदलाव है, ये जो एट टाइम्स हम बोलते हैं ना कि वो कुछ हद तक सही भी है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए हिंदुत्व मायने रखता है या नहीं, वो इस चीज़ में, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण इतना बदलाव मैं मानता हूं कि एक बड़ी टीयर 2 सिटीज़ में या फिर इस टाइप के गांवों में इधर बदलाव मैं मानता हूं। टीयर 1 सिटीज़ में ये जो जिसको हम जेंजी बोलते हैं, वो मे बी अभी कोल्ड प्ले में लगा हुआ है या जो कुछ भी है, बट उसको कोल्ड प्ले भी चाहिए, उसको राम जी भी चाहिए, दोनों चीजें। आई डोंट नो, नहीं दोनों एक साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उन कंसर्ट में श्री राम जानकी बजा दो, नाचने लगता है। वो ये भी है। आप देखो ना, दुनिया भर के कितने कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में श्री राम जानकी पे और वही होली यूथ का नाच रहा है। भव्यकरण करने के बाद में भी, मतलब होली भी खेलनी है पर अपना राम जानकी भी उसको गाना है, जो सारे ही काम कर रहा है। और चीज जो मैंने अपने गांव में देखी वो ये कि ये महाकाल का स्टिकर खूब चल रहा है। हाँ, ये तो खूब चल रहा है भाई। अब आप सोचिए कि महाकाल कहाँ है? उज्जैन में है। वहां कोई गांव का लौंडा गया होगा, उसने अपना फेसबुक में महाकाल ये त्रिपुल लगा के, उसे देख के सब जो लौंडे महाकाल स्टिकर, उसका टी शर्ट पहन घूम रहे हैं। एक और स्टिकर नोट किया मैं अभी, नहीं उसमें हिंदू लिखा होता है, पीछे गाड़ियों के पीछे हिंदू लिखा होता है, हिंदू। और ये मैं वहां तक देख के आया हूँ। ये अभी हम आपके गांव के पास गए हैं, वाराणसी गए थे, तो पूर्वांचल में भी देखा है मैंने, यहाँ पर भी देखा। वो पूरे पैन इंडिया, आपको साउथ का तो मुझे नहीं पता, पर पैन इंडिया आपको मिल जाएगा। साउथ में मैक्सिमम वो चलता है हनुमान जी का जो रौद्र रूप वाला है, वहां से बन के ही निकला था। कर्नाटक से तो आया था वो, बट बेंगलोर से। हिंदुओं का पुनर्जागरण आ रहा है। और जो हम जेन जी के ऊपर कह रहे हैं ना यार, वो हर जनरेशन का ना अपने अगले जनरेशन से ये कंप्लेन रहता है, समझे? हो सकता है कि हम उनकी धार्मिकता को समझ ना पा रहे हो कि वो कैसे इस बात को आगे ले जाएंगे। पॉसिबल, ठीक है। पहले जो हमारे जनरेशन में आर्चिज गैलरी साला वो गले में क्रॉस खरीद के लटका लेता है, हमें पता भी नहीं, हमें कूल लग रहा है क्रॉस, हम वो करके मतलब चल रहा है अपना, या ब्रेसलेट लिया तो उसमें हाई जीसस या पता नहीं कुछ इस तरह का लिखा हुआ हो। उस दौर से हम उबर गए ना। हमारी ये जनरेशन भी जो है वो उबर जाएगी। आई थिंक 25 साल की एज के बाद लोगों का एक मैच्योरिटी आती है। 25 साल के बाद मैच्योरिटी आने लग जाती है। कॉलेज जब कंप्लीट कर लोगे ना, आप यूनिवर्सिटी में जब जाने लगते हो, फिर कॉलेज टाइम में रेबेलियस नेचर रहता है। आप ये सब करोगे, आप एंटी एवरीथिंग हो जाओगे, एंटी रिलीजन चले जाओगे, एंटी सोसाइटी चले, एंटी गवर्नमेंट, एवरीथिंग, व्हिच इज अ गुड थिंग। यू टेंड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। उसके बाद फिर क्या होगा ना, फिर आपको अपने उत्तर भी मिलेंगे, उत्तर मिल जाएंगे 3 वर्षों में। मेरा फेसबुक पे, जब मैं कॉलेज में था, नया कॉलेज में 1-2 साल ही हुए थे, मेरा फेसबुक पे वो था, एक मैंने पोस्टर सा लगाया था। उस पोस्टर पे बना हुआ था 666। अगर लोग समझते हैं 666 का मतलब क्या है, तो अगर नहीं समझते तो सर्च करना उसका अर्थ क्या है। तो मैं वहां से उबर के यहाँ पे पहुंचा हूँ। नहीं, यही होता है। और सनातन धर्म में सबसे अच्छी विशेषता ये है सनातन धर्म की कि अगर हम रिबेल हो रहे हैं, अगर हम सवाल कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके आंसर्स हैं।
सनातन धर्म कभी भी क्वेश्चन करने से मना नहीं करता। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद मनुष्य से कहा कि तू मेरे से सवाल कर और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तेरे क्वेश्चन के आंसर करने का। सारे दर्शन हमारे क्वेश्चन आंसर्स की ही फॉर्म में है, वो दूसरों के पास नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे मजहब में अकल का दखल नहीं होना चाहिए। तो अगर जैन जी इस तरीके के एक तरह के टेम्परामेंट पे जाती भी है तो उसके आंसर भी मिलेंगे, और जब किसी चीज का आंसर मिलके विश्वास जगता है तो वो अटूट बन जाता है। बिल्कुल। जैन जी के साथ एक मतलब अगर आप नेगेटिवली ये देख रहे हो कि वो दूर हो रहे हैं, पॉजिटिवली ये देखिए कि उन पे फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन कितना है। सही बात है, बहुत है। जो इन्फॉर्मेशन हमें करेंगे, हमें जो नहीं पता है वो उनको उनके पता है। पास सहज प्राप्य है। प्राप्य और है। दूसरी चीज ना, जेनजी अभी एक कोई 12वीं क्लास का लड़का था, वो पेपर देने गया था, तो पेपर शुरू होने से पहले बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उसने चिल्लाया जय श्री राम और पूरे बच्चों ने चिल्लाया जय श्री राम और फिर पेपर लिखा गया। तो ये जेनजी कर रहा ना भाई। जैन जी में मेट्रो का जैन जी सेपरेट और टियर 2 गांव, इनमें भी जैन जी है। तो वो उनमें तो मैं देखता हूँ हिंदुत्व का काफी influence हमारे अंदर नहीं था भाई इतना, हमारे अंदर नहीं था। हम तो खैर कांग्रेस रूल में बड़े बड़े हुए। अनुज भाई, ये आज आप जो कर रहे हो ना, इसके कारण से ही आज गांव दर शहर दर जो जेंजी है ना, उनमें इन्फ्लुएंस है भाई। आप इधर उधर जाते हो तो आपको लोग मिलते हैं ना बोलते हुए। आपने तो हमसे ज्यादा किया है ना ये। मतलब हमने तो चलो एक घड़ी को पॉलिटिकल स्टांस भी लिया, हिंदुत्व का स्टांस भी, आपने तो प्रीडोमिनेटली हिंदुत्व स्टांस लिया। तो वो आपको दिखता भी होगा लोगों, अरे आपने, और वो भावनाओं में लोग मिलते हैं तो आंसुओं से मिलते हैं कई बार, है ना। तो ऐसा मैं आपके एक वो जो आपने कहा कि आंसू आ रहे हैं, उस पर एक चीज मैं बता दूं। टाइम बता दीजिए। मैंने संभल की नागरिकता ले ली है। अच्छा। मैं वहां मकान खरीदने वाला हूँ, आर्य समाजी होने के बावजूद। बहुत बढ़िया। और आप जो कह रहे थे कि आप मूर्ति कैसे बना सकते हैं, वो मूर्ति बहुत सुंदर, बहुत भव्य है, 1000 साल पुरानी है। उसको बहुत जल्द ही मैं आप सभी लोगों को उसके छोटे छोटे जो मॉडल्स बनवाने वाले हैं, मिनिएचर्स सबको दूंगा मैं। इसमें आर्य समाज पौराणिक होने की बात नहीं है, सही बात। इसमें है इतिहास की बात, इसमें है हमारे दबे हुए इतिहास की बात, इतिहास बोध। और एक और चीज, हाँ, और जब हम इतिहास बोध, शत्रु बोध पे इतनी बात करते हैं तो हमें खुद भी उसका पालन करना चाहिए। एक और मैं चीज आपको कह रहा था जो आप लोगों ने उठाई कि भाई अगर वहां पर लोगों का जाना शुरू हो जाए, तो अभी आपने देखा होगा जब ये अनुज चौधरी हनुमान जी का गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे तो वहां पीछे बहुत भीड़ थी, तो पूरी सुरक्षा उसको दी गई थी। आज भी अगर वहां पर कोई भी मंदिरों आदि में घूमने के लिए जाता है तो वहां की जो पुलिस है वो पूरी सुरक्षा देती है। तो वहां पर एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि इन गलियों में लाइनें लगे, बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाएंगी और इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि 27 से पहले पहले प्रशासन इस तेजी से काम कर रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों में भी, वही कहा ना कि उसने खुद ही कह दिया कि भैया सड़क पे खड़े मत होना, नहीं तो लग जाएगा कि उनको लग रहा है कि नमाज पढ़ने वाला है तो उठाना ले जाएं। वहां का सैयद हो, मौलवी हो, कोई भी अगर नेगेटिव बात बोल रहा है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये एक पुण्य भूमि है, तीर्थ भूमि है। हजारों वर्षों से इसको पालित किया गया है, पोषित किया गया है, पल्लवित किया गया है इस शहर को, और इसके सतयुग से लेकर अब तक बहुत नाम बदले हैं, बहुत इसमें शासक बदले हैं। अगर 800 मान भी लिया, 800 साल लाखों वर्षों के सामने एक पल नहीं होता है भाई। उसके सामने तुम जो है ना खून में इतना उबाले मत लाओ। जिनका इतिहास है, जिनकी धरोहर है, उनके हाथ में आने दो, वो अपने आप सब कुछ कर लेंगे। दूसरी बात, मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैंने कुंभ के विषय में भी कही थी कि 66 करोड़ हिंदू एक सिटी के अंदर पहुंचते हैं जहां पर 250 मस्जिदें हैं, जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन 25% है। एक मुसलमान के ऊपर उंगली तक हिंदू ने नहीं उठाई, क्योंकि वो अपने पवित्र स्थल के दर्शन करने जा रहा है, स्नान करने जा रहा है। ये मुसलमानों में होता है, ईसाइयों में होता है, हिंदुओं में नहीं होता है। यही प्रयागराज के मुसलमान, हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 7 अप्रैल को रामनवमी है, आप वहां से कुछ सुन लेंगे। हाँ, सही बात है। बस आपको पता लग जाएगा। सही बात। वही 25% 250 मस्जिदों से क्या करेंगे ये आपको पता लग जाएगा। इसलिए ऐसे में प्रशासन का बहुत सख्त होना अत्यंत आवश्यक है, और ये प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना मेरे को जस्टिस वर्मा के ऊपर भी आना है, और उसमें मैं प्रीडोमिनेटली अजीत बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, अजीत भाई के ही व्यूज लूंगा और अजीत भाई के व्यूज लेके समाप्त कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं संभल वाले इशू पे एक प्रश्न और ले लेता हूं बस। उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो टेम्पल इकोनॉमी है, इसका जो रिसर्जेंस हुआ है, इसका जो बूम हुआ है, और 2014 में
एक विजनरी सोच थी कि इन्होंने सबसे पहले आते ही, मोदी सरकार ने सबसे पहले आते ही एक टीम बनाई, एक टीम का गठन किया और उसने कहा कि आप ना पूरे भारत में चिन्हित करो कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको हम टेम्पल टूरिज्म के नाम पे बना सकते हैं, जिनका उद्घोष भी किया जाए और वो सारी चीजें हों उसके साथ। तो वो आज की डेट में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। भाई इसके ऊपर तो कुछ बोलना चाहेगा इस टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर? मैं बस यही बोलूँगा इस पे कि भाई जो टेम्पल इकोनॉमी है वो करीब करीब हमारा इसमें इतिहास रहा है। टेम्पल से आपकी शिक्षा चला करती थी, एजुकेशन सिस्टम चला करता था, टेम्पल से आपका व्यापार चला करता था, इवन जो लोन होते थे वो लोग टेम्पल में लेना आया करते थे। इस प्रकार से टेम्पल की पूरी इकोनॉमी वो सस्टेन किया जाए। सड़कें जो थी वो टेम्पल से पैसा दिया जाता था उससे बन जाती थी। तो पूरा एक चक्र था इकोनॉमी का जो टेम्पल से चला करता था। और अगर आज उसका रिसर्चेंस फिर से हम अयोध्या में देख पा रहे हैं, काशी में देख पा रहे हैं और लोगों की आय बढ़ रही है, तो इट्स उज्जैन में देख पा रहे हैं, फिर मथुरा का हाँ, वैष्णो देवी में देख पा रहे हैं, पद्मनाभन का देख लो, साउथ का देख लो भाई। हाँ, फिर आप ये अभी संभल की हम बात कर रहे हैं तो संभल भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स अ ग्रेट थिंग अगर इकोनॉमी इन चीज़ों से बढ़ती है। भारत भाई चाइना तो है नहीं, कम्युनिस्ट देश नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे देश में लोग क्या कहते हैं जिसे आध्यात्मिक हैं, उनके जीवन में अध्यात्म है और वो उससे उसकी वजह से चार पैसे बनते हैं, किसी का रोजगार चलता है, इट्स अ ग्रेट थिंग। सिंपल सी बात है। तो बस इस मुद्दे पे यही कहूँगा मैं। तो जो बकलोनियाँ किया करते थे कि यार वो बना दो, क्या बोलते हैं, अस्पताल बना लो। 400 करोड़ दिए ना भाई, केवल 5 साल में दिए। टूरिज्म बना लो अस्पताल, कितने अस्पताल, स्कूल बना लो। नहीं, और 400 करोड़ टैक्स दिए हैं, राइट, आमदनी 1200 करोड़। इसका मतलब ये है कि हर साल रोजगार जो मिला है लोगों को वो अलग है। लोग का रोजगार, पूरा क्षेत्र का अपना विकास तो अलग है। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो होगा वो कितने स्कूल खोल सकता है? बिल्कुल, वो अपने आप ही खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, वो अपने आप ही खोलेगा। और उसमें इन्हीं वामपंथियों के बच्चे लालायित होंगे पढ़ने के लिए जाते ये लोग लगाएंगे, वो है ना कि वो फोन लगा रहा है कि अरे अरे हमारे बच्चे करा दो, नितिन जी थोड़ा देख लीजिए, हो जाएगा क्या थोड़ा सा। आई थिंक वो नहीं, स्कूल बनाने के लिए पैसा तो आ गया, जमीन वो दे दो ना जो बाबरी के लिए दी है। हाँ बिल्कुल, वो दे दो, सही बात। हाँ भी स्कूल है, हॉस्पिटल बन सकता है, पैसा हम दे देंगे, जमीन तुम दे दो। सही बात। ये ना 1-2% आरक्षण भी ले ले। अरे ले लो यार। और जितनी जमीन 2% आरक्षण दिया, राम जी के नाम से बड़ा कॉलेज बने और उसमें जो है पूजा पाठ सिखाया जाए और 2% उसमें मुसलमानों का एडमिशन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ना रिलीजियस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक जितना टूरिज्म है ना उसका 60%, 60% ऑफ द टोटल टूरिज्म इन इंडिया इज रिलीजियस टूरिज्म। ओ भाई बताओ, उसका एक कारण मैं बताता हूँ। गोवा में मेरे जैसे तोन वाले लोग को आप देखना चाहो क्या, या छरहरी कन्याएं आपने, मतलब भारत में कितना है, भारत का बॉडी टाइप कैसा है, तो भाई वैसा टूरिज्म क्यों होगा? साला समुद्र का खारा पानी पीने कौन जाएगा? उससे बढ़िया थोड़ा धर्म कर्म का कार्य कर लो। हमारा तो मतलब घर में पूरा अगर परिवेश देखे, भारत का पूरा परिवेश ही भक्ति के ऊपर आधारित है। Exactly. और वो घर का परिवेश ऐसा ही ऊपर से क्या है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे यहाँ पर लोगों में आध्यात्म अपने आप आने लगता है, नैसर्गिक आ जाता है। मैं जितना मंदिर विवाह से पहले जितने दिन गया होऊंगा, विवाह के बाद मुझे लगता है उसका 100 गुना बार जा चुका। हाँ नहीं, वो विवाह के बाद मंदिर की जरूरत पड़ती भी है। भगवान तुम ही बता सकते हो। तो वो एक अलग वो आ जाता है। मतलब यज्ञ हवन का ऐसा नहीं था कि मैं पर्पसफुली इग्नोर करता था, ऐसा था कि मेरी कभी आदत नहीं रही। सैनिक स्कूल में पढ़े, हमारे स्कूल में सर्वधर्म समभाव टाइप का मंदिर था। हाँ, हेक्सागोनल टेम्पल था, उसमें जीसस की मूर्ति थी प्रॉपर। अंतिम प्रश्न, जस्टिस वर्मा भाई साहब, इतना पैसा निकला, सब कुछ हुआ और सारा तंत्र लग गया पूरे को बचाने में। ये कौन सा, मतलब अगर यही कोई ऐसा बंदा होता जो मतलब जस्टिस ना होता, कुछ और होता, तो कितना बवाल, राजदीप सरदेसाई से लेके प्रशांत भूषण तक सारे बवाल काट चुके होते। प्रशांत भूषण का एक ट्वीट नहीं आया पूरे मुद्दे के ऊपर, जबकि वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। इस और हर मुद्दे पे राय होती है भाई की। 1 रुपया दिखा के पता नहीं कितनी बोरी मिली होंगी जुबान बंद करने के लिए। तो ये जो जस्टिस सिस्टम में इतना करप्शन, और ये
पैसा आया कहाँ से? हो करप्शन ही होगा ना, कहाँ से आया होगा ये पैसा? तो इतना करप्शन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका नाम अभिषेक है। हाँ, इसका अभिषेक है, उसका नितिन है। नितिन और अभिषेक। अब जैसे नितिन और अभिषेक का क्या काम है? फ्रेम ठीक रखना और ये करना। तो आपने बोला कि ये तंत्र उसको बचाना, भाई तंत्र का मेन काम वही है, अपनों को बचाना। अपनों को बचाना। तंत्र उसी के लिए आया है भाई साहब। बाकी बाय प्रोडक्ट में थोड़ा सा जस्टिस टाइप का कोई चीज जो है वो आ जाता है कि चलो यार कोलेटरल थोड़ा जस्टिस, देर, हाँ कोलेटरल जस्टिस मिल जाए। मतलब आपने ये सब दे दिया, आपसे आशा नहीं थी। नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या दें। आप ये दो शब्द एक साथ करेक्टली यूज कर लो। ये जो और जो पन आया है इन शब्दों में, वो पन भी बहुत गजब का है, पन इंटेंडेड था। करेक्टली इन्होंने कोलेटरल जस्टिस जो है, मैंने कहा मेन काम तो उनका रहता है अपनी छुट्टियां तय करना, है ना, कि हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे, पोते पोतियों से कितने दिन के बाद मिल पा रहे हैं। परसों ही तो मिले थे, कल न्याय देने चले आए, अब 7 दिन के लिए शिमला जाना है। तो अब जस्टिस वर्मा जी के साथ क्या हुआ? जस्टिस वर्मा जी का पूरा इतिहास है। इतिहास ये है उनका कि उनको स्टैंडिंग काउंसिल बनाया मुलायम सिंह यादव ने। उसके बाद उनमें टैलेंट दिखा चंद्रचूड़ को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा तू यार तुम में वकील वाली बात, तू जज बन यार, जज सड़क से उठा के जज बना दूंगा तुझे। जज बनाया हाई कोर्ट का उनको। राशन कार्ड बनवा ले बस एक बार। फिर उसके बाद वो आए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, बोले तू यार इलाहाबाद में टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तू दिल्ली कम से कम आ यार, आसपास रहेंगे हम लोग, इतना टैलेंट है, शाम में आदान प्रदान होगा विचारों का, न्याय कैसे करना है, जस्टिस कैसे, केवल विचारों का। हाँ, तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो उस टाइप का है। तो अपना बाकी इनके बहुत संदिग्ध भी रहे हैं। एक शुगर मिल्स का एक केस था, उसमें अचानक से मतलब फ्रॉड होता है, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं जस्टिस वर्मा, और वो फ्रॉड अचानक से जो रिपोर्ट करना है एसबीआई को, हर बैंक को करना होता है, वो रिपोर्ट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद फिर मतलब उसमें भी पता चलता है कि जांच जो होनी थी उसमें जज कौन थे, गेस कीजिए, चंद्रचूड़ जी। अरे वाह। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब का संबंध है आपस में, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। वो तो हमारी अपने आप निकल गई। जैसे कि ये जो कैश बर्निंग हुआ है, ये कैश आप लोग को लग रहा है, ये वीडियो आपने देखा क्वालिटी थोड़ी खराब है। ये वीडियो वस्तुतः आप लोगों ने डार्क नाइट देखी है, जोकर ने आग लगाई थी डॉलर्स में, उसी का एक छोटा सा क्लिप काट करके, वो 4K फुटेज था या IMAX का था, उसमें से इतना छोटा कोने में से ले लिया गया, और वो फुटेज जो चलाया जा रहा है कि वर्मा जी का, वर्मा जी ने बोला ये हमारे घर का पार्टी लोग है, ये तो स्टोर में कौन रखता है इतना पैसा? बोला कि इतना पैसा रहे, हम स्टोर में काहे रखेंगे जहाँ पे सब आदमी आ जा रहा है। तो ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई स्टोर में काहे रखा जाएगा। तो कोई मुझे लग रहा है षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जज लोग यार, जज लोग पे करप्शन हो जाए, कभी सुना है कोई जज करप्ट होता है? और दूसरी बात, जज अपना पैसा बता दे। हाँ मतलब ऐसे कैसे? तो मुझे लगता है कि वही थोड़ा सा कि जस्टिस वर्मा जो है वो षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, क्योंकि अब चंद्रचूड़ भी नहीं रहे, तो सोचा ये वल्नरेबल है आदमी, अब इसको पेला जा सकता है। इस टाइप की चीजें हैं। वरना हम सब जानते हैं कि न्याय जो है तुरंत, केस हुआ 6 महीने में न्याय मिल जाता है। अपने देश में कोई पेंडिंग केस नहीं है। 6 महीने भाई साहब, कई बार तो ऐसा हुआ है न्याय पहले हो गया, जुर्म बाद में हुआ। हाँ, जुर्म बाद में हुआ, केस बाद में फाइल हुआ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट इतनी मतलब वो आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि हम ये वेट थोड़ा ना करेंगे कि तुम कुछ करोगे, हम पहले न्याय दे देते हैं। तुरंत बहुत अंदर से न्याय आ रहा था, निकाल दिया, कर दिया हमने। इसमें इतना मतलब इतने पॉइंट्स है ना जिसपे इनकी मार ली जा सकती है, लेकिन वही है कि जुडिशरी है और तुम्हें ऑनरेबल जज बोलना पड़ेगा। इस चक्कर में लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ। पुलिस ऑफिसर जो वहां पे पहुंचे, या जो लोग वीडियो किसी ने बनाया ना वीडियो भाई, वो वीडियो 5 दिन के बाद कैसे सरफेस होता है? 5 दिन वो वीडियो कहाँ था? जज के घर में आग लगती है और 5 दिन के बाद न्यूज रिपोर्ट छपती है, समबडी वाज विदहोल्डिंग द न्यूज। आग लगेगी तो बगल के घर वाला देखेगा ना भाई। दमकल रश किया, लोग इन बीट्स पे रहते हैं, आज कहाँ आग लगी, जर्नलिस्ट बैठे रहते हैं, थाने में बैठे रहते हैं, और ये तो कोई लीड मिले कहाँ मिले, जज के ऊपर, जज के घर में लगी, दिल्ली के जज के ऊपर लगी है आग, और
ये न्यूज 5 दिन के बाद आती है, कॉलेजियम उस पर बैठ जाता है और फिर कॉलेजियम बोलता है इसको ट्रांसफर कर देते हैं यार, ये सही न्याय हो जाएगा, अब होगा न्याय, ट्रांसफर कर दिया। फिर जब थूथू होती है, गाली पड़ती है इनको कि सालों ये क्या कर रहे हो ट्रांसफर, और नहीं 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 नहीं, इसका ट्रांसफर का जो है ना वो जस्टिस वर्मा के आग से कोई लेना नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द केस। जबकि जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी हैं, उनका रिटन लेटर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना जी को कि योर लॉर्डशिप, योर गुड सेल्फ हैज सजेस्टेड कि इनका जो ट्रांसफर कर दिया जाए। मुझे भी लगता है कि ये सही न्याय ये होगा। हाँ, ये एक्सपेडाइट करने के लिए एक ये जो बढ़िया है कि उनको, मैं आपसे सहमत हूँ। ये लिखा हुआ है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही जो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए उसमें है। ऐसा भी नहीं कि खुफिया तरीके से हमारे पास है, सही बात। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक किए गए डॉक्यूमेंट्स ये है। तो अगर आप बोले इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मतलब इंसिडेंट था, तो हमें ये बताया जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है देश का, बिल्कुल बिल्कुल, उसको रेलीगेट क्यों किया जा रहा है भाई कि तू वहां पे 9th सीनियरिटी में वो जाएगा, यहाँ पे 2nd या 3rd है इन लाइन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो उसने क्या क्राइम किया जो उसके लिए आप भेज रहे हो उसको पेरेंट कोर्ट में? इसका कोई जस्टिफिकेशन। इनको वही लगता है जनता है, हम इसको कुछ भी बोल देंगे, जनता समझ जाएगी। और जनता नहीं है, जनता विवश है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम तुम्हें हर 5 साल में रिप्लेस नहीं कर सकते। जनता विवश इस कारण से है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर और जुडिशियल टर्मिनेशंस को लेकर या जुडिशियल करप्शन को लेकर के केवल और केवल जुडिशरी ही उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है। ये सारा कुछ जो जुडिशरी को स्वयं ही करना इन हाउस। तो मैंने चोरी करी है पर उसका इन्वेस्टिगेशन भी मैं ही करूंगा। और खाली चोरी का नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या बकवास चीज है कि भाई तुम्हारा कंटेम्प्ट हुआ, तुम ही जज भी हो। भाई कम से कम तीसरे आदमी को, किसी गुप्ता जी को बिठा दो कम से कम। गुप्ता जी दुकान चला रहे हैं और वो तय करेंगे कि अवमानना हुआ कि नहीं। हम वक्फ को इस बात पे गाली देते हैं कि भाई वक्फ ने चोरी करी और वक्फ ही उसका फिर वो कर ट्रिब्यूनल। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी यही है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जब आप 20 साल पहले तक ये काम करते थे, ये छुपा रहता था। क्योंकि न्यूज बुलेटिन भी 24 घंटे नहीं चलती है। दिन में 15 मिनट आ रहा है, हिंदी में 15 मिनट, अंग्रेजी में या आधा घंटा, ऐसे कर 3-4 बुलेटिन आएगा। अब जो है भाई साहब 24/7 न्यूज आ रहा है, सोशल मीडिया यू कैनॉट जस्ट हाइड इट। ये आप नहीं कर सकते हो, और हाइड करने की कोशिश करोगे तो जो कहा जाता है ना कि गरिमा गिर रही जुडिशरी की, तो आप स्वयं उसके उत्तरदायी। सही बात कि आप जुडिशरी की गरिमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिरा रहा है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गिरा रहा है, और ये जज गिरा रहे हैं कि वीडियो है भाई, एविडेंस है। बिल्कुल। पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक? हम कहते हैं जस्टिस वर्मा निर्दोष है, एफआईआर तो करो। आपके घर में आग लगा, जला, नोट वीडियो आया ना, किसी ने नोट प्लांट कर दिया गया। डोंट यू थिंक यू हैव द राइट टू नो हु प्लांटेड दैट मनी देयर? जब आप उस दिन नहीं थे घर में, सीसीटीवी का फुटेज कैसे वाइप हो गया? आपका तो चरित्र हनन हो रहा है ना यहाँ पे। आपको तो खुद करनी चाहिए, खुद करना चाहिए। आपको एफआईआर कर देनी चाहिए। आपने भी क्रॉस एफआईआर नहीं की, मतलब क्रॉस तो तब होगा जब पहले एफआईआर होगा। तो यहाँ पे पुलिस के अधिकारी और, लेकिन हाँ इस पे है कि अंदरूनी सूत्रों से जो समाचार मिल रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबको पेलने के मूड। वाह, बहुत अच्छी बात है कि इसमें जितने ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे सारे पेले जाएंगे। नहीं, ये कॉलेजियम सिस्टम पे कुछ होगा उस पे वो तो प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने तो थोड़ा बोला है उस पे। धनखड़ जी ने उस दिन बोला, उससे पहले प्रेसिडेंट ये कोविंद जी ने भी बोला था। हाँ, कोविंद जी ने तो खैर तभी बोला था। अब क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम पे वही एनजेएसी को इन्होंने निरस्त कर दिया, जबकि इनका बनता नहीं, आपका डोमेन नहीं है। सही बात कि आप निरस्त कर दो। आपने स्वयं एक 1993 में सोचा कि ऐसा जो दुनिया में और कहीं नहीं है व्यवस्था, वो यहाँ पे ले आए, और खुद ही जब रिटायर करोगे तो बोलोगे यार ये अंकल जज सिस्टम जो है ना खराब है।
तो तुम जब चीफ जस्टिस थे तो क्या कर रहे थे? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया इसमें? हाँ। एनजेएसी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ये बोल रहे कि नहीं सरकार का उसमें, भाई सरकार का क्यों नहीं रहे? सही बात है। क्यों नहीं रहे? कोई तो कारण है कि संविधान में लेजिस्लेचर को सुप्रीम माना गया है, चेक्स एंड बैलेंसेज है, फिर भी जब मतलब डबल हेडर टाइप का कुछ होगा तो उसमें वरीयता जो है लेजिस्लेचर को दिया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जनता ने चुना है उसको। राइट, और जनता उसको हटा भी सकती है 5 साल में। तुम्हें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम यार घटिया जजमेंट दे रहे हो, मतलब क्या है वो नाड़ा तोड़ दिया, वो कर दिया, तो वो उसका बोल रहा है कि हाँ। उसकी छाती दबाई, नाड़ा तोड़ दिया, बोला रेप का अटेम्प्ट नहीं है। बताओ। और इस पे मैंने लिखा, बाकी लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने गालियां दी। उसके बाद एक व्यक्ति ने एक्चुअल में जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि ये क्या चल रहा है। उस याचिका को एक महिला जज थी, नागरत्ना थी या बेला त्रिवेदी या जो भी थी, मुझे नाम नहीं याद है उनका, बोला कि नहीं डिसमिस। इससे पहले एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर पुष्पा गनेड़ी वाला उसका नाम था, उसने कहा था, उसका क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको भेज दिया गया, बाद में उसने जो है वो इस्तीफा दे दिया। उसने जो कहा था उसने जो कहा था वो हमने बताया नहीं है, वो सुन लो। मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक इंसर्शन नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा, स्किन टू स्किन होना चाहिए, तब जाके वो माना जाएगा। महिला होने के बाद उसने ऐसा कहा था, यही ना। अब इसमें कोई कैसे माने कि बिना पैसा का एक्सचेंज का इस तरह की बात जो है वो बोली गई। आप भाई प्रस्ताव लिखवा के पोर्शे वालों को छोड़ देते हैं। अब इसमें जो निबंध लिखो, फिर एक जज ने छोड़ दिया, जो मैं बात अपनी कह रहा था, एक जज ने बोल दिया कि भाई आप जो ये कर रहे हो, मतलब ये केस नहीं चलेगा, ये हमारा नहीं है डोमेन, या इस तरह कुछ भी बोल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुओ मोटू एक्शन लिया गया। सुओ मोटू कैसे? हम तुम्हारे संज्ञान में लेकर के आए, वकील साला लेके गया तुम्हारे यहाँ केस, तुम बोले स्वतः संज्ञान हम ले रहे हैं। मतलब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए अब इनको कहना पड़ रहा है, पब्लिक प्रेशर, क्योंकि तुम यार ट्विटर पे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक आउटरीच का तुमको पता नहीं चलता है। सब तुमको पता है। फेक आईडी से तुम भी आते हो। हाँ, नहीं आते हो तो तुमको दिखाते होंगे, जो लुटकुन झुनझुन होते ना चाटने वाले। वो चंद्रचूड़ के कोर्ट में मैंने एक बार एक ट्वीट किया, गरिया रहा था, वो बोला कि ये देखिए सर, ये आपके बारे में वेश्या या कुछ मैंने बोल दिया था। सुप्रीम कोठा वाला एक मेरा सटायर था, उसमें मैंने चंद्रचूड़ को वेश्या नहीं बोला था वैसे। तो उसने बोला कि ये देखे, बोला हाँ इस पे विचार करेंगे। फिर अगले दिन उसको समझ में आया कि साला विचार नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पे, नहीं वी शुड डेवलप अ थिक स्किन, ऐसे करके जो अपना चल गया। तो अब क्या है ना कि पूरी तरह से जुडिशरी हर दिन, मतलब मुझे लगता है कितने कपड़े पहन रखे हैं ये नंगी, मतलब कितना कपड़ा उतरेगा जो नंगी होगी ये जुडिशरी। अब स्किन छिल गया, साला मसल्स इनके दिखने लगे हैं, अब मसल छिलेगा, हड्डी दिखेगा, मज्जा दिखने लगेगा इनके, मतलब बोन मरो जो है वो दिखने लगेगा। कि कितने नंगे हो गए भाई। जब तक एटम नहीं आएगा तब तक चलते ही जाएंगे। वो अंतिम तक वो साला न्यूक्लियस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाच रहा है पूरा, उस टाइम का होगा। तब तक अपने आप को नंगा नहीं मानेंगे और बोलेंगे गरिमा ठीक है हमारी, नहीं गिरी, उतनी नहीं गिरी, गरिमा तो ठीक ही है। मतलब आप देखो कि देश के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, घुसपैठियों का मुद्दा है, सीए का, एनआरसी का, फिर वक्फ का है, अल्पसंख्यक आयोग का है, ये भी इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके कारण से बहुत झगड़े हुए हैं, मतलब हिंसा फैली है, अनरेस्ट हुआ है। पहली तो अहिंसा भी है वो भी गलत रूप में। अभी एक और इस पे सुओ मोटो नहीं होता इनका, कुछ साला हम डंडा दे रहे 10 साल से बोले जा रहे हैं, उन पे सुओ मोटो नहीं, हम दिन नींद आ रही है। अब बाकी मामलों में सुओ मोटो हो जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी वाला वीडियो याद, जो अरे ईमान वालों या पता नहीं कौन एक गाना धमकी दे रहा था प्रॉपर्ली, आज उस पे सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है कि भाई साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लिटरेचर होता है। मतलब जज इतना मूर्ख है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गीत का पर्पस क्या है। बाकी टाइम जज बोलेगा इंटेंट, बैकग्राउंड क्या है, सब देखो। यहाँ पे बोल रहा है कि गाना लगा दिया, गाना इज म्यूजिक, लिटरेचर है यार ये आप लोग को समझ में नहीं आता। इसमें हम 19(1)(a) है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसकी हम रक्षा करेंगे, हम कस्टोडियन है। तो गाना है कि नाम देखते हैं ये लोग, गाने के जो लिरिक्स हैं वो हम कुछ उस तरीके के बना दें जहां पे विवाद हो जाए पूरा। नहीं आप हिंदू हो, आप बना के देख लो कुछ भी,
तो फिर वो गाना नहीं रहेगा क्या? नहीं, फिर नहीं रहेगा वो। ये क्या फिर फिर फ्रीडम वो ऑफ स्पीच नहीं literature रहेगी। वो सब नहीं रहेगा। फिर फिर नहीं बोलेगा रहेगा। कि नहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये हेट स्पीच। हाँ, मुसलमान है वो इमरान प्रतापगढ़ी, इस कारण से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई उसने एग्जैक्टली सेम चीज हिंदू करेगा तो वो जो हो जाएगा कि ये हेट स्पीच है। अभी हुआ है, इमरान बहुत हिंदू प्रतापगढ़ी पकड़े ने आज से मेरे ख्याल 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इसके कुछ वो सुन रहा था। अतीक जिंदा था असल में उस टाइम। हाँ, वो शायरी मारता था ना, अरे ईमान वालों, हाँ, ये मरना तो दो चार को मार कर मरना। हाँ, अकबर ओवैसी के लिए इसने बनाई थी कि इसने ये कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वही असली काम कर रहा है, छोटे वाले भी चाहिए पर नहीं, बड़े वाले भी चाहिए पर छोटे वाले जो हैं असली वही हैं। और मुसलमानों, बड़े वाला जैसा तो बन जाना ठीक है, लेकिन छोटे वाला जैसा जरूर बनना। तो ये उसके बोल हैं ये। और ये जो कविताएं ये लोग गाते हैं उनका इतिहास बड़ा रक्त रंजित रहा है। नहीं, ये सारी इनका इलाज फिर यही है जो हमारे लॉरेंस बिश्नोई इनका इलाज साला। नहीं, इसका वही है कि लीगली यदि नहीं होगा तो फिर समाज को जगना पड़ेगा। वही बात है ना, ये साले तुम ऐसी हैदर की तलवार बजाते हो तो हमें समझ में नहीं आता है क्या कहना चाह रहे हो तुम। तो यहाँ पे राम जी का धनुष और सुदर्शन जब चलने लगेगा, जब और उससे आगे वाले भी है, एक फरसे वाले बाबा। और भैया फरसा चल गया तो फिर क्या ही कर लोगे फिर तुम? क्या ही होगा। चलिए फिर वो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर वही आ जाएगा कि हम तो आखिरी बचे हुए। हाँ चलिए, तो ऑन दैट नोट, ऑन द फरसा कास्ट हम इसको समाप्त करते हैं। आज के भटके हुए युवा को आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन भाइयों के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, इनके तो एक ही हैं और हमारे जो बाकी हैं जो बनने जा रहे हैं उनको भी कर लेना। हमें खुद को याद नहीं रहता अब तो कितने हो गए हैं। QR कोड चिपका देना अपने भी। चलिए भाई साहब, आप सभी को राम राम। राम राम भाई। धन्यवाद।